टालिस्मन एम्परर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 31 से 40। कितना प्रचुर धन। चेंशी ने उस अगोचर भंडारण अंगूठी को उठाया और उसमें कुछ देर तक देखा, और वह अंदर ही अंदर आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। इस भंडारण रिंग का क्षेत्रफल केवल 33 मीटर था और यह स्पष्टतः उच्च श्रेणी का नहीं था। हालांकि इसमें 3000 स्पिरिट क्रिस्टल का ढेर था जिसमें 7 स्पिरिट ऊर्जा थी, और इसे पूरे 300,000 स्पिरिट पत्थरों के साथ बदला जा सकता था। इस बेवकूफ़ गाय ने वास्तव में बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल संग्रहित किए हैं। शायद यह भविष्य में वायलट पैलेस दायरे में प्रवेश करने के लिए है। दुर्भाग्यवश इससे मुझे लाभ ही हुआ है। चेंशी अपने दिल में बेहद उत्साहित था। शायद 3000 स्पिरिट क्रिस्टल पाइन मिस्ट सिटी के कुछ महान कुलों और संस्थानों के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन चेंशी के लिए, जो बचपन से ही गरीबी से त्रस्त था, स्पिरिट क्रिस्टल की यह राशि एक बिल्कुल खगोलीय आंकड़ा थी। इन स्पिरिट क्रिस्टल के साथ वह कई जादुई खजाने, स्पिरिट गोलियां, मार्शल कौशल खरीदने और यहाँ तक कि अपने सभी खर्चों का भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम था। उसे घर में पैसा लाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि चेंशी अभी भी स्पिरिट शेफ प्रशिक्षु के रूप में अपना काम छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि उसने बहुत पहले क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां के मालिक डू किंगशी से वादा किया था कि इन 3 वर्षों के भीतर, जब तक वह पाइन मिस्ट सिटी नहीं छोड़ता, वह बिल्कुल भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं है। साधकों के लिए अपनी आंखों के सामने छोटे से लाभ के लिए अपने स्वयं के वचन को नष्ट करना अपने ताव हृदय को नष्ट करने से भिन्न नहीं था। चेंशी को अभी भी याद है कि जब वह 4 साल का था तो सू कबीले, जिसकी बेटी की सगाई उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी, ने 10 से अधिक गोल्डन हॉल दायरे के विशेषज्ञों को आकाश में खड़ा करके पाइन मिस्ट सिटी में सभी की आंखों के सामने उसके विवाह अनुबंध को फाड़ दिया था, और फिर अपने वादे से मुकर कर उड़ गए थे। जबकि उनके दादा को अंतहीन उपहास और उपहास सहना पड़ा। वह अपमान और शर्म जिसे भूलना असंभव था, उसके युवा हृदय को बहुत क्षति पहुंचाई और वह उसे जीवन भर नहीं भूल सका। और यही कारण था कि वह दूसरों की तुलना में वादों की अधिक परवाह करता था और उन्हें अधिक महत्व देता था। यह क्या है? चेंशी ने बिना सोचे समझे स्टोरेज रिंग के एक कोने पर नजर डाली, और अचानक उसे एक अजीब चीज नजर आई जो हथेली के आकार की थी। जब उन्होंने इसे देखने के लिए उठाया तो उन्होंने देखा कि यह एक काले रंग का जेड टोकन था जो एक चाबी के आकार का था, और इसके ऊपर 3 प्राचीन शब्द लिखे थे, नेदर एनलाइटनमेंट टोकन। चेंशी विभिन्न तरीकों को आजमाने के बाद केवल हार मान सकता था और इस निचले ज्ञान टोकन के बारे में कोई भी विशिष्टता नहीं देख सका। फिर उसने समय के लिए आकाश के रंग को देखने से पहले भंडारण की अनुभूति को अपनी जेब में छिपा लिया। वह अब यहाँ और अधिक समय तक रुकने का साहस नहीं कर सका और मुड़कर चला गया। 15 मिनट के बाद चेंशी अंततः दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर घने जंगल में लौट आया। जीयू जो रतन कुर्सी पर सो रहा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर चेंशी पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे उसने चेंशी के सारे रहस्य पहले ही जान लिए हों, और वह हल्के से हंसा। आपका लाभ बुरा नहीं है। चेंशी ने आज रात की विभिन्न मुलाकातों के बारे में सोचा और वह गहराई से सहमत था। केवल एक सच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई के माध्यम से ही मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मुझ में बहुत सारी कमियां थीं। अगर मुझे एक बेवकूफ वायलेट राइनो जैसे बड़े दानव का सामना करने का सौभाग्य नहीं मिला होता तो मुझे डर है कि मैं आज रात खतरे में पड़ जाता। जीयू ने हल्के से मुस्कुराया और फिर नीली त्वचा वाली लौकी उठाई और अपने होठों को चटकाने से पहले कई घूंट शराब पी ली। यह वास्तविक युद्ध का लाभ है। यह आपको अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम बनाता है। चलकर आसमान में रोशनी होने वाली है और हमें वापस लौटना होगा। जैसे ही उसने बात की, जीयू ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल वे दोनों वहीं गायब हो गए, हवा में केवल हल्की शराब की सुगंध का एक कतरा छोड़ गए। ली कबीले मुख्य हॉल। बंद दरवाजों के पीछे रहने वाले अनेक बुजुर्ग आज यहाँ एकत्र हुए थे। मैनेजर वो हमारे ली कबीले के 30 कुलीन रक्षक जो जनजात क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना कर रहे थे, वे सभी उस कचरे के हाथों मारे गए जो केवल तावीज बनाना जानता है। सचमुच बेतुका। जो बोल रहा था वह एक काली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। यद्यपि उनका चेहरा वृद्ध था, उनकी त्वचा जैड जैसी थी और उनकी आंखें स्पष्ट थी। उसके शरीर से एक गरिमा में आभा निकल रही थी जो ठंडी और कठोर थी। वह ग्रैंड एल्डर ली फेंगटू थे, जिनकी ली कबीले में सबसे गहन साधना थी। मैनेजर वो धप के साथ घुटनों के बल बैठ गए और उनके क्षीण चेहरे पर अत्यधिक पसीना आ गया, तथा वे कांपती आवाज में लगातार यही दोहराते रहे, ये बूढ़ा नौकर बेकार है, ये बूढ़ा नौकर बेकार है। 1 महीने पहले जनरल एस्टेट के लुओ चोंग और पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट के मेन कांग के बीच में पड़ने के कारण लिहान और उसके भाइयों की कम्युनिस्ट डिस्ट्रिक्ट में दुखद मौत हो गई थी, और चेन तियानली का छोटा पोता चेन हाओ पाइन मिस्ट सिटी छोड़ने वाला था। मैं ये सब माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज के मामले को कतई नहीं छोड़ूंगा। ओल्ड फ्रीक वायलेट राइनो के कब्जे में नेदर एनलाइटनमेंट टोकन प्राप्त करने के लिए मेरे ली कबीले ने बहुत अधिक खर्च किया है। मैं ऐसी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता और पूरा ली कबीला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरिष्ठ नेता ली फेंगटू की आवाज धीमी, ठंडी और कठोर थी। उसमें असीम क्रोध छिपा था। मुख्य हॉल का माहौल और भी अधिक शांत और दमनकारी हो गया, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक भी आवाज निकाले। ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा चेंशी पर नजर रखने में लापरवाही बरती है। ली जिन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह कीलों के बिस्तर पर बैठा हो। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसके चेहरे पर अपराध बोध और बेचैनी थी। उनमें कुलपिता के गरिमा में व्यवहार का लेशमात्र भी अभाव था। हम बड़े बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और उनका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। इस मामले का दोष आप पर नहीं है। हमारी वर्तमान योजनाओं के लिए हमें यथाशीघ्र नीदरलैंड ज्ञानोदय टोकन को जब्त करना होगा, इससे पहले कि दक्षिणी बर्बर नीदरलैंड डोमेन समाप्त हो जाए, जो कि अब से 3 महीने बाद है। अन्यथा एक बार यह मामला ड्रैगन लेक सिटी के सू कबीले को पता चल गया तो ड्रैगन लेक सिटी का सुप्लान, भले ही यह महज 5 शब्द थे, लेकिन यह एक भारी हथौड़े की तरह था जो ली जिन के दिल पर बुरी तरह से टूट पड़ा, और उसकी अभिव्यक्ति अचानक से खराब हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दांत पीस लिए। चिंता मत करो ग्रैंड एल्डर, मैं नेदर एनलाइटनमेंट टोकन को पुनः प्राप्त करूंगा, भले ही मुझे ली कबीले की पूरी ताकत का उपयोग करना पड़े।
दरार। ठीक इसी समय मुख्य हॉल का कसकर बंद किया गया दरवाजा खुल गया। उपस्थित सभी बुजुर्ग मन ही मन क्रोधित हो गए। कौन इतना दुस्साहस कर रहा था कि मनमाने ढंग से प्रवेश करने का साहस कर सके? टकराना। एक विशाल काले रंग की आकृति जमीन पर गिरी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह उस बैंगनी गेंडे की लाश थी जिसे चेंशी ने मारा था। बूढ़े सन की वायलेट राइनो को मार दिया गया है। वह नेदर एनलाइटनमेंट टोकन चेंशी के कब्जे में आ जाना चाहिए था। एक लंबा कद, एक बर्फीली ठंडी उदासीन आवाज के साथ धीरे धीरे अंदर आया। उसकी तलवार के आकार की बाहें और तारों जैसी आंखें थीं। उसके बाल कंधों को छूते थे और जब वह समान कदमों से चलता था तो एक चौंकाने वाली हत्या करने वाली मंशा प्रकट करता था। सबसे बड़े युवा मास्टर। वह पैतृक घर में बंद दरवाजे के पीछे की साधना से कब बाहर आए? फर्श पर घुटनों के बल बैठे मैनेजर वो का दिल ठंडा हो गया और घुटनों के बल बैठे हुए वह अपना सिर उठाने से भी डर रहा था। यह व्यक्ति वास्तव में वही व्यक्ति था जिसे ली वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जो 1000 वर्षों में शायद ही कभी देखा गया था। ली हुआई। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में साधना आरंभ की, फिर 9 वर्ष की आयु में जनजात क्षेत्र में आगे बढ़े तथा 13 वर्ष की आयु में जनजात क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 4 वर्षों तक पैतृक घर में बंद कमरे में साधना की। इस समय चूंकि वह अपने बंद दरवाजे की साधना से उभरा था, उसने निश्चित रूप से वायलेट पैलेस क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक ही बार में अपना दाव फाउंडेशन स्थापित कर लिया था। जब लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति ली हुआ था तो वहां उपस्थित लोगों के दिलों में भरा गुस्सा तुरंत गायब हो गया और सभी बुजुर्गों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनके दिलों में ली हुआई, जो देवताओं के पसंदीदा प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह था, पहले से ही मुख्य हॉल में कबीले की चर्चाओं में भाग लेने की योग्यता रखता था। पिता। ली हुआई ने ली यिजेन को हल्के से सिर हिलाया, फिर वह एक तरफ बैठ गया। पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। ली यिजेन के हृदय में संतुष्टि और गर्व की लहर उठी। ऐसे बेटे के साथ ली कबीले का गौरवशाली भविष्य साकार होने से ज्यादा दूर नहीं था। बूढ़े सन की वायलेट राइनो को भी उस चेन कबीले के कचरे ने मार डाला था। लगता है ये बच्चा बड़ा हो गया है। ली फेंगटू ने जमीन पर पड़ी लाश पर नजर डाली और उसकी आवाज में आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। मैनेजर वो, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, जल्दी से बोले, बड़े बुजुर्ग की आंखें सचमुच ज्ञान से भरी हैं। इस वृद्ध सेवक के अवलोकन के अनुसार उस बालक की क्यूई शोधन साधना न केवल अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई है, बल्कि उसने एक गहन शारीरिक शोधन तकनीक भी विकसित कर ली है जो पहले से ही जनजात क्षेत्र तक उन्नत हो चुकी है। यदि उसे जल्द से जल्द नहीं मारा गया तो यह बच्चा निश्चित रूप से हमारे लिए कबीले के लिए एक बड़ी आपदा बन जाएगा। शरीर परिष्करण में जनजात क्षेत्र। जैसे ही यह बात कही गई, वहां उपस्थित सभी लोगों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। समान साधना के साधकों के बीच शरीर शोधन विद्यालय ने क्यूई शोधन विद्यालय के सभी साधकों को कुचल दिया, जबकि पाइन मिस्ट शहर में हालांकि शरीर शोधकों को जनजात क्षेत्र की ओर बढ़ते देखना दुर्लभ था, उनकी शक्ति ऐसी थी जिसे कोई भी कमतर आंकने का साहस नहीं कर सकता था। मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा। ली हुआई, जो बिना हिले डुले वहीं बैठा था, अचानक बोल उठा और उसकी सुंदर बाहों के बीच भारी हत्या की मंशा छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह चेंशी के विकास से बेहद घृणा कर रहा था। ली हुआई की प्रतिक्रिया लंबे समय से सभी की उम्मीदों के अनुरूप थी और ली यिजेन ने यह सुनते ही जल्दी से कहा, हुआई, शांत हो जाओ। ड्रैगन लेक सिटी के सू कबीले के साथ चेंशी का विवाह अनुबंध पहले ही नष्ट हो चुका है। चाहे वह कितना भी सुधर जाए, उसके लिए मिस सू जियाओ से शादी करना बिल्कुल असंभव होगा। पिताजी, सू कबीले ने एक बार हमसे वादा किया था कि सू कबीले के मुखिया इस शर्त पर सू जियाओ की शादी मुझसे करने के लिए सहमत होंगे कि चेंशी की साधना अपंग हो जाएगी और हम चेंशी को अपमानित करके उसकी मृत्यु की कीमत चुकाएंगे। अब जब यह बच्चा सफलतापूर्वक बड़ा हो गया है, अगर हम अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। ली हुआई, जो बर्फीले, ठंडे और उदासीन स्वभाव के थे, जब उन्होंने इस विवाह के बारे में बात की जो अभी तक संपन्न नहीं हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि वे एक सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। हुआई, सही है। अब जब हम पहले से ही सुनिश्चित हो सकते हैं कि नेदर एनलाइटनमेंट टोकन चेंशी के कब्जे में आ गया है, चूंकि यह ऐसा है, हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग ली फेंगटू ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से कहा, मैनेजर वो, ये बच्चा अब कहाँ रहता है? क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां। मैनेजर वू ने जल्दी से जवाब दिया। चूंकि पिछले महीने हत्या विफल हो गई थी, इसलिए उस बच्चे ने महसूस किया कि यह सुरक्षित नहीं है और तब से वह क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां में ही रह रहा है। क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां। ये केवल एक घटिया रेस्तरां है जिसका जनरल एस्टेट के साथ अच्छे संबंध हैं। यिजेन, कुछ लोगों को उस बच्चे को पकड़ने और उसे आज रात यहाँ वापस लाने की व्यवस्था की। जो कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत करे उसे मार डालो। ली फेंगटू ने ठंडे स्वर में नाक बांध सिकोड़ी, फिर धीरे से कहा, मैं पाइन मिस्ट सिटी के सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी मेरे लिए कबीले का अपमान करता है, उसके लिए मौत ही एकमात्र अंत है। चिंता मत करो बड़े साहब, मैं इस मिशन को पूरा करने की गारंटी देता हूँ। ली यिजेन ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। डू किंगशी को इतनी आसानी से धमकाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक आवाज जो कानों को सुखद लग रही थी, एक घंटी की झनकार जिसके साथ एक नाजुक सुगंध भी थी, मुख्य हॉल के बाहर से सुनाई दी, जो एक नाजुक और सुंदर महिला की छवि दे रही थी, और इसने पूरे मुख्य हॉल में सभी के चेहरे पर उदासी पैदा कर दी। यद्यपि ग्रैंड एल्डर ली फेंगटू की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में सदमा पैदा हो गया था। कौन? क्या वास्तव में कोई ऐसा था जो मुख्य हॉल के बाहर से मेरी नाक के नीचे छिपकर मेरी बातें सुन रहा था? इस व्यक्ति की साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है? इसका उत्तर शीघ्र ही ज्ञात हो गया। वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने नीले रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की शांत भाव से समान कदमों से अंदर आ रही थी। वह सुंदर थी, उसके बाल बादलों की तरह लहरा रहे थे, उसका मधुर और आकर्षक अंडाकार चेहरा थोड़ा उठा हुआ था और उसकी उदासीन अभिव्यक्ति में अहंकार झलक रहा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। ली हुआई सबसे पहले अपने सदमे से उभरे जब उन्होंने इस युवा लड़की को एक नीली पोशाक पहने देखा, और अचानक खड़े होकर उन्होंने सुखद आश्चर्य से कहा, मिस सू। इस समय वहां उपस्थित अन्य लोगों ने नीले रंग की पोशाक पहने इस युवती को पहचान लिया। उनमें से कुछ उत्साहित थे, कुछ आश्चर्यचकित थे और कुछ हल्के से उदास थे। ड्रैगन लेक सिटी की सू जियाओ यहाँ उपस्थित सभी चाचाओं को अपना सम्मान अर्पित करती है। नीले रंग की पोशाक पहने युवा लड़की ने थोड़ा झुककर मधुर आवाज में बात की।
ली कबीले के बुजुर्ग अपने सदमे से उभरे और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी तथा उन्होंने उसका स्वागत किया। सु जियाओ के बैठने के बाद ग्रैंड एल्डर ली फेंगटू ने अचानक पूछा, छोटी जियाओ, ये डू किंगशी कौन है जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था? ये स्वाभाविक रूप से क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां का मालिक है। सु जियाओ हल्के से मुस्कुराई और फिर आह भरते हुए बोली, वह देवताओं की पसंदीदा प्रतिभाशाली महिला है जो ड्रैगन लेक सिटी में प्रसिद्ध है और डू कबीले के कुलपति की अनमोल बेटी है। मैं भी उसे हल्के में नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां के पर्दे के पीछे का मालिक वास्तव में ड्रैगन लेक सिटी के डू क्लान की सबसे बड़ी युवा मिस है? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ड्रैगन लेक सिटी दक्षिणी क्षेत्र का हृदय था जो 500,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और एक राजधानी शहर के समान था। व्यवहारिक रूप से सभी महान कुल और महान संप्रदाय जिन्हें पूरे दक्षिणी क्षेत्र में भयानक शक्ति रखने वाला माना जा सकता था, सभी वहीं स्थित थे। अनेक महान शक्तियों में से 8 महान संप्रदाय, 3 महान संस्थाएं और 6 महान कुल विशेष रूप से उभरकर सामने आए। इन महान शक्तियों की ताकत तथा उनके छिपे हुए संसाधनों और भंडारों की प्रचुरता ऐसी चीजें थीं जिनकी कल्पना आम लोग पूरी तरह से नहीं कर सकते थे। सु कबीला जिसमें सु जियाओ का जन्म हुआ और डू कबीला जिसमें डू किंगशी का जन्म हुआ, दोनों ही ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कुलों में से एक थे। यद्यपि ली कबीले का पाइन मिस्ट सिटी में प्रभुत्व था, लेकिन जब उनका सामना इस छोटी लड़की सु जियाओ से हुआ जो ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कबीलों में से एक से आई थी, तब भी उन्हें पर्याप्त सम्मान बनाए रखना पड़ा। यह उनके कुलों के बीच शक्ति और छिपे हुए संसाधनों और भंडार की असमानता थी। अरे, यदि सु जियाओ का आगमन न होता तो मेरे ली कबीले पर लगभग एक भयानक विपत्ति आ जाती। ली फेंगटू को अत्यधिक भय का अनुभव हुआ जब उसने डू किंगशी की भयावह पृष्ठभूमि के बारे में सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चाचाओ, आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको अब किसी बिखरते परिवार के किसी कूड़े के टुकड़े के खिलाफ कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार डू किंगशी उसे एक स्पिरिट शेफ के रूप में विकसित करना चाहता है और उसे दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों में ले जाना चाहता है। उस समय मैं अंदर जाऊंगा और उससे नेदर एनलाइटनमेंट टोकन जब्त कर लूंगा। सु जियाओ की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, जैसे कि वह एक तुच्छ मामले के बारे में बोल रही हो। फिर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि यह साथी जो बचपन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वास्तव में क्या क्षमता रखता है। मिस सु, चूंकि आप पाइन मिस्ट सिटी आई हैं, तो मेजबान होने के नाते मैं आपके साथ वहां चलूंगा, ली हुआई ने स्पष्ट आवाज में कहा और उसकी आंखों से खुला और घना जुनून झलक रहा था। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। सु जियाओ ने मुस्कुराते हुए पहले की तरह उदासीन भाव से सिर हिलाया और वह वास्तव में अपने दिल में क्या सोच रही थी ये समझ पाना असंभव था। 3 महीने तेजी से बीत गए। चेंशी फर्श पर बैठ गई और धीरे से एक किताब खोली। पुस्तक में उनके साधना अनुभव और पिछले 3 महीनों में उनकी मनस्थिति में आए बदलावों को दर्ज किया गया है। जिस दिन उसने 2 सिर वाले बैंगनी गेंडे जैसे महान राक्षस को मारा था, उस दिन से उसने प्रतिदिन साधना में प्राप्त लाभ को लिखना शुरू कर दिया था। ऐसा करने का कारण कुछ ऐसा था जिसे चेंशी समझा नहीं सका। ऐसा प्रतीत होता था कि ताबीज बनाने का अपना काम छोड़ने के कारण, जिसमें वह 4 वर्षों से लगा हुआ था, उसे इसमें ढलने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए वह अपना ताबीज बनाने वाला ब्रश उठाकर कुछ समय के लिए मनमाने ढंग से चित्र बनाना और लिखना चाहता था। दरअसल चेंशी को खुद पता था कि उसे अभी भी ताबीज बनाने का बहुत शौक है। उन्हें अपने द्वारा बनाए गए ताबीज के निशानों के नमूने बहुत पसंद थे और उन्हें ताबीज के निशानों का मार्ग भी बहुत पसंद था जो कि सूक्ष्म और गहन था तथा सुंदरता से भरा हुआ था। अब ये सब पुस्तक में शब्दों के रूप में प्रकट हुआ और इसमें उसके मन की हर छोटी छोटी बातें दर्ज हो गई जिन्हें वह किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ। सीनियर जीयू ने मेरी अद्भुत तीव्र प्रगति के लिए मेरी सराहना की। वास्तव में मुझे पता है, यदि सीनियर जीयू का मार्गदर्शन न होता तो मेरे लिए स्वर्गीय ड्रैगन के 8 चरणों में उन्नत स्तर प्राप्त करना बिल्कुल असंभव होता। आज रात जब मैंने अराजक पवन विभाजन तलवार तकनीक की साधना की तो मैं इसके सार को समझने में असफल रहा और लंबे समय के बाद भी उन्नत चरण तक पहुंचने में असमर्थ रहा। मैं बहुत परेशान हो गया और नदी के किनारे बैठकर शून्य भाव से देखता रहा। मुझे याद आया कि चेन हाओ अभी भी अडेगौरा तथा अपने बाएं हाथ से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। मुझ में ऐसी क्या योग्यता है कि मैं घबरा जाऊं और परेशान हो जाऊं? मैं अंततः एक 2 पत्ती वाला स्पिरिट शेफ बन गया हूँ। केओ नान और पेई पेई दोनों ने मुझे पाककला के क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा। इसके बजाय बूढ़े माँ ने कड़ी असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि वह मुझे बिगाड़ देंगे और यह मेरे विकास के लिए हानिकारक है। हाँ, दरअसल भले ही बूढ़े माँ का स्वभाव अजीब है, लेकिन उनका स्वभाव अभी भी काफी प्यारा है। देर रात को जब मैं दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र में घूम रहा था तो मेरी मुलाकात एक जन्मजात दिव्य राक्षस हर्क्यूलियन पीला वानर से हुई। इसकी त्वचा इस्पात के समान थी जिस पर तलवारों और कृपानों से चोट पहुंचाना कठिन था। इसकी गति बिजली के समान थी और इसकी शक्ति असीम थी। अपने आप को भागने में असमर्थ देखकर मैं दृढ़तापूर्वक युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी तलवार की तकनीक से उसका गला तभी भेद पाया जब मेरा सच्चा सार समाप्त हो गया और मेरा शरीर बुरी तरह से घायल हो गया और मैंने उसे वहीं पर मार डाला। इस हताश जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद ग्रैंड कोलेप्सिक फिस्ट अंततः तीसरे स्तर एक चट्टान को सुइयों में दहाने तक पहुंच गया और मेरी तलवार तकनीक इसके साथ ही उन्नत चरण में पहुंच गई। सचमुच बधाई के पात्र है। सीनियर जीयू ने मजाक में कहा कि हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, उसे उस समय अपनी भावनाएं समझ में आ गई और चेंशी के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बूढ़े माँ ने दरवाजा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया और आश्चर्य से कहा, अच्छा, क्या तुम सचमुच मुस्कुरा पा रहे हो बच्चे? उनकी धारणा में चेंशी वास्तव में अपने उपनाम डेडपेन चेन की तरह था, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती थी। इस समय जब उसने चेंशी के मुंह के कोनों में मुस्कुराहट देखी तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चेंशी ने किताब बंद की और पूछा, मुझे 3 पत्ती स्पिरिट शेफ पाककला में प्रशिक्षण शुरू करना होगा? आप वायलेट पैलेस क्षेत्र तक आगे नहीं बढ़े हैं। यदि आप इसे अभी सीखेंगे तो आप में ज्यादा सुधार नहीं आएगा। बूढ़ी माँ ने अपना सिर हिलाया, फिर कहा, मैं इस बार आपको यह बताने आया हूँ कि बॉस डू को आपसे बाद में कुछ चर्चा करनी है।
जैसे ही वह बोल रहा था, बूढ़े आदमी माँ ने चेंशी के बगल में जेड स्लिप को एक नजर से देखा, फिर उसे देखने के लिए उठाया और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अराजक पवन विभाजन तलवार तकनीक? हाँ, चेंशी ने सिर हिलाया। भंडारण अंगूठी के भीतर 3000 आत्मा क्रिस्टल संग्रहित थे जो उसने वायलेट राइनो महान दानव को मारने से प्राप्त किए थे। 2 महीने पहले उसने 500 स्पिरिट क्रिस्टल निकाले थे और उन्हें पेई को सौंप दिया था ताकि वह बाजार से यह अराजक विंड स्प्लिट तलवार तकनीक खरीद सके। अराजक पवन विभाजन तलवार तकनीक को मध्यवर्ती स्तर के मार्शल कौशल के बीच एक खजाना माना जाता था। तलवार की चालें तेज और उग्र विषैले सर्प की तरह भयंकर तथा हवा की तरह फड़फड़ाने के लिए प्रसिद्ध थीं। मैनर की आत्मा जीयू द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुधार किए जाने के बाद मात्र 6 तलवार चालों को पूरी तरह से बदल दिया गया था और इसका ग्रेड और भी बेहतर हो गया था, जिसके कारण चेंशी को यह बेहद पसंद आया। बुरा नहीं है, तलवार चलाने की कुछ तकनीकें सीखकर खुद को बचाया जा सकता है। बूढ़े मां सूखी खांसी से चिल्लाने लगे। लेकिन चेन, मुझे लगता है कि आपको अपना ध्यान पाककला संबंधी दाव पर लगाना चाहिए। एक युवा जो पाककला में आपकी तरह प्राकृतिक प्रतिभा रखता है, वह एक स्पिरिट शेफ के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने और अपने नाम से पूरे दारचू राजवंश को चौंकाने में पूरी तरह सक्षम है। उस समय राजा चू भी आपको अपना निजी स्पिरिट शेफ बनने के लिए आमंत्रित करते थे। बूढ़े आदमी मां ने एक आकर्षक पाई बनाई जो किसी भी स्पिरिट शेफ को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन चेंशी इसके प्रति उदासीन था क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं और उसके लिए हमेशा स्पिरिट शेफ बने रहना पूरी तरह से असंभव था। अफसोस, तुम खुद ही ठीक से सोच लो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो दारचू राजवंश में हर 10 साल में एक बार आयोजित होने वाली स्पिरिट शेफ रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लें। इसे मेरी एक इच्छा पूरी होने के रूप में लें, कैसा रहेगा? वृद्ध मां ने चेंशी के कंधे पर थपथपाया, जिससे उसके चेहरे पर घबराहट और प्रत्याशा के दुर्लभ चिन्ह उभर आए। शायद ये बूढ़ी मां की अपने जीवनकाल की दीर्घकालिक इच्छा है। इससे चेंशी को अपने दादा की याद आ गई। अपनी मृत्यु से पहले भी बूढ़ा व्यक्ति चेन कबीले के पुनर्निर्माण के लिए तरस रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसे मार दिया गया। चेंशी ने जब ये सोचा तो उसके दिल में दुख हुआ और उसने दृढ़ भाव से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बूढ़ा मां स्तब्ध रह गया और थोड़ी देर बाद चुपचाप मुड़कर चला गया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो जोर से हंस पड़ा और उसकी धीमी और कर्कश आवाज में असीम संतुष्टि और खुशी प्रकट हुई। यदि दादाजी अभी जीवित होते और मेरी साधना को तेजी से आगे बढ़ते देखते तो वे भी बूढ़ी मां की तरह खुशी से जोर जोर से हंसते, है ना? तो फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चेंशी ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में चल रहे अवास्तविक विचारों को दूर करने की भरपूर कोशिश की। फिर उसने ताबीज का ब्रश उठाया और एक खाली कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। गल्प गल्प, जीयू अचानक शांत कमरे में प्रकट हुआ और उसने शराब के कुछ घूंट पीने से पहले लौकी उठाई। फिर उसने पूछा, लिखना समाप्त कर दिया? हाँ, चेंशी ने कहा और उसने कागज आगे बढ़ाया जो खुरदरी लिखावट से भरा था। कागज पर लिखे शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी, साधना अनुभाग, क्यूई शोधन में जन्मजात क्षेत्र का पूर्णता चरण और शरीर शोधन में जन्मजात क्षेत्र का 5 स्तर। दूसरी श्रेणी, मार्शल कौशल अनुभाग, ग्रैंड कोलेप्सिक फिस्ट ने एकता चरण में पूर्णता प्राप्त कर ली है। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 कदम उन्नत चरण तक पहुंच गए हैं। अराजक पवन विभाजन तलवार तकनीक उन्नत चरण पर पहुंच गई है। तीसरी श्रेणी, हथियार अनुभाग, एजुबोल तलवार, एक गैर ग्रेडेड जादुई खजाना। चौथी श्रेणी, युद्ध शक्ति का आत्ममूल्यांकन, वायलेट पैलेस क्षेत्र के नीचे बेजोड़। हालांकि मेरे से अधिक साधना वाले प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने पर जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। जिस दिन से उसने अपनी चाल तकनीक और तलवार तकनीक में साधना शुरू की थी, जीयू ने अनुरोध किया था कि वह अपनी ताकत में बदलावों को समझने और अपने युद्ध के अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करके आत्मचिंतन के लिए एक दिन का समय निकाले। जीयू के अनुसार कठोर साधना के बिना उन्नति के बारे में बात करना अपर्याप्त है और आत्मचिंतन के बिना वह महान चीजें कैसे हासिल कर सकता है। चेंशी को यह अभ्यास बहुत पसंद था क्योंकि केवल युद्ध के अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने और आत्मचिंतन करने में निपुण होने से ही वह अपनी कमियों को सुधार सकता था और साधना के पथ पर अधिक स्थिरता और तेजी से आगे बढ़ सकता था। इसके अलावा जिन पत्रों पर उन्होंने आत्मचिंतन लिखा था उन्हें उन्होंने खजाने की तरह रखा और एक पुस्तक में संकलित किया जिसका नाम आत्मचिंतन डायरी रखा गया। जीयू ने पढ़ना बंद कर दिया और कोई टिप्पणी नहीं की। फिर उसने ब्रश उठाया और कागज के ऊपरी हिस्से पर शब्दों की एक पंक्ति जोड़ दी, आत्मा अनुभूति बल चरण। चेंशी ने कागज अपने हाथों में लिया और उसे पढ़ा और वह दंग रह गया। उनके ज्ञान के अनुसार आत्मा को व्यक्ति के शरीर में सबसे रहस्यमय अस्तित्व माना जा सकता है। आत्मा की ऊर्जा गहन और समझने में कठिन थी और इसे मोटे तौर पर 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता था, अर्थात धारणा, धारणा बल, आध्यात्मिक धारणा, दिव्य धारणा और दिव्य इंद्रिय चरण। हालांकि आत्मा ऊर्जा का विभेदन सख्त नहीं था। कुछ लोग शक्तिशाली आत्माओं के साथ पैदा हुए थे और जब उन्होंने जन्मजात क्षेत्र में कदम रखा तो वे अनुभूति बल को संघनित करने में सक्षम थे, जबकि कुछ लोगों की आत्माओं की ऊर्जा तभी अनुभूति में परिवर्तित हुई जब उन्होंने बैंगनी महल क्षेत्र में कदम रखा। इस मामले के मूल में यह असमानता मुख्यतः आत्मा दर्शन तकनीक के अभाव के कारण थी। बिना किसी दृश्यीकरण तकनीक के व्यक्ति आत्मा की साधना करने में असमर्थ था और वह केवल अपनी साधना के साथ ही आत्मा को आगे बढ़ने दे सकता था। यह वास्तव में इसी कारण था कि साधना जगत में एक केंद्रीकृत समझ थी कि जन्मजात क्षेत्र के साधकों के पास बोध होता है, बैंगनी महल क्षेत्र के साधकों के पास बोध शक्ति होती है, स्वर्णहॉल क्षेत्र के साधकों के पास आध्यात्मिक बोध होता है, स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों के पास दिव्य बोध होता है तथा पुनर्जन्म क्षेत्र या उससे ऊपर के साधकों के पास दिव्य ज्ञान होता है। आत्मा के चमत्कार उतने सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप उस सच्चे शरीर ब्रांड की कल्पना कर रहे हैं जिसे मेरे गुरु ने पीछे छोड़ दिया है और शायद आपने पहले ही देखा होगा। आत्मा की ताकत न केवल आपकी समझ की क्षमता को लगातार मजबूत करने में सक्षम है, बल्कि यह आपकी साधना और मार्शल कौशल में भी प्रतिबिंबित होने में सक्षम है।
जीयू आलस से रतन कुर्सी पर लेटा हुआ था और उसने हल्की आवाज में समझाया, यदि आपकी आत्मा मजबूत न होती तो आपके लिए ग्रैंड कोलेप्सिक फिस्ट को एकता के स्तर तक विकसित करना बिल्कुल असंभव होता। इसी तरह मेहनती और कठिन साधना के अलावा आपकी मजबूत आत्मा ने आपकी चाल तकनीक और तलवार तकनीक के तेजी से सुधार में एक अथाह भूमिका निभाई। दरअसल चेंशी को ताबीज बनाने और अपनी पाक कला से आत्मा की शक्ति की महानता का पहले से ही स्पष्ट ज्ञान हो चुका था। इस समय जब उसने जीयू का स्पष्टीकरण सुना तो उसे तुरंत ज्ञान का अनुभव हुआ। लगता है मुझे भविष्य में आत्मा के संवर्धन पर और भी अधिक ध्यान देना होगा, चेंशी ने बुदबुदाया, फिर अपना सिर उठाया, लेकिन देखा कि जीयू का आकार गायब हो गया था और वह अभी भी इस बात से स्तब्ध था जब उसने कमरे के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। चेंशी, दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षण अब से 3 दिन बाद शुरू हो रहा है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये डू किंगशी था जो आया था। वह काले रंग की पोशाक में सौम्य और सुंदर लग रही थी, जिससे उसके शरीर की रूपरेखा और वक्रता स्पष्ट दिख रही थी। वह दरवाजे के बाहर खूबसूरती से खड़ी थी, उसके काले बाल जूड़े में बंधे थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वह बर्फीली ठंडक और सौंदर्य की शुद्ध भावना लिए हुए थी। दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षण। चेंशी बेहद हैरान था क्योंकि वह दरवाजे के बाहर खड़े डू किंगशी को देख रहा था। वह पाइन मिस्ट सिटी में पले बड़े थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों के बारे में सब कुछ पता था। हर 3 साल में दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के भीतर अत्यंत प्रतिकूल वातावरण वाला एक विचित्र स्थान दिखाई देता है। उस स्थान में जो किसी भी पौधे से रहित था, भयंकर क्यूई उमड़ती थी। पूरे वर्ष उसके भीतर राख धूसर रंग की आंधी चलती थी और उस स्थान में रात और दिन का पता नहीं चलता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दक्षिणी बर्बरीक पाताल क्षेत्र की स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा सूख चुकी थी। यह एक परित्यक्त भूमि की तरह थी जो जीवन से रहित थी। ये स्थान वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जो उन साधकों के लिए नरक के समान था जो स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा में सांस लेते थे। हालांकि 1000 वर्षों के अनुसंधान और खोज के बाद लोगों को दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन के बारे में एक नई समझ मिली। इस अंतरिक्ष में वास्तव में कोई जीवित प्राणी नहीं था, फिर भी एक प्रकार का क्रूर और रिक्तपिपासु दुष्ट पशु मौजूद था जिसकी शक्ति लगभग जन्मजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। इसके अलावा वहां एक प्रकार का खजाना था जिसे भयंकर मोती कहा जाता था, जो एक भयंकर जानवर के शरीर के भीतर छुपा हुआ था। यद्यपि इसका उपयोग अज्ञात था, फिर भी इसका मूल्य अत्यंत चौंकाने वाला था। एक बार एक किसान एक खराब मोती लेकर दार्चू राजवंश की राजधानी सिल्कन सिटी की ओर चल पड़ा, जो वहां से 5 मिलियन किमी दूर था, और वह खराब मोती वास्तव में 100 स्पिरिट क्रिस्टल के बराबर कीमत में बिका। जब ये खबर पाइन मिस्ट सिटी में फैली तो वहां हड़कंप मच गया। इसलिए जब दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन एक बार फिर से प्रकट हुआ तो पाइन मिस्ट सिटी के लगभग सभी साधक वहां उमड़ पड़े। विचित्र बात यह थी कि केवल जन्मोत्तर क्षेत्र और जनजात क्षेत्र के साधक ही सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते थे तथा अन्य साधकों को दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक की सीमाओं में प्रवेश करते ही एक आकारहीन शक्ति द्वारा बाधा पहुंचाई जाती थी। ये वास्तव में इसी वजह से था कि पाइन मिस्ट सिटी के भीतर विभिन्न संस्थानों और कुलों ने जनरल एस्टेट के साथ मिलकर दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षण गतिविधि शुरू की। उन्होंने पाइन मिस्ट सिटी की युवा पीढ़ी को, जिनके पास जनजात क्षेत्र में साधना की क्षमता थी, परीक्षणों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। एक और वे घातक मोती प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी ओर साधक दक्षिणी बर्बरीक पाताल क्षेत्र के प्रतिकूल वातावरण में अपनी जीवित रहने की क्षमता और जीवित युद्ध कौशल को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक कुलों और संस्थाओं ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए प्राप्त किए गए मोतियों की संख्या को मानक के रूप में प्रयोग किया। न केवल वे लोग जिन्होंने बड़ी मात्रा में हानिकारक मोती प्राप्त किए थे मुख्य शिष्य बन सकेंगे और उन संसाधनों का आनंद ले सकेंगे जिनकी साधारण शिष्य आशा नहीं कर सकते, बल्कि वे अपने खर्चों में सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जनरल एस्टेट उन शीर्ष 3 लोगों को निमंत्रण भेजेगा जिन्होंने परीक्षण के दौरान सबसे अधिक हानिकारक मोती प्राप्त किए थे और उन्हें दक्षिणी क्षेत्र के ड्रैगन लेक सिटी के डाचू सोलगार्ड की शाखा में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। दार्चू सोलगार्ड दार्चू राजवंश के अधीन एक संगठन था। इसकी ताकत कितनी भयानक थी, इसकी तुलना दार्चू राजवंश के पूरे क्षेत्र में शायद ही कोई संगठन था जो इसकी बराबरी कर सके। बेशक निमंत्रण केवल निमंत्रण था, और यदि कोई ड्रैगन लेक सिटी में दार्चू सोलगार्ड शाखा में शामिल होना चाहता था तो उसे अभी भी कई परीक्षणों से गुजरना होगा जो बेहद कठोर थे। इस परीक्षा की कठिनाई एक बहुत बड़े संप्रदाय में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में घातक क्यूई उमड़ रही है और इसकी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है। इसके अलावा वहां कई खतरनाक जानवर हैं, इसलिए दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में रहने से निरंतर युद्ध जारी रहेगा। भारी मात्रा में आत्मिक पत्थरों और औषधीय गोलियों को साथ लाने के अलावा साधकों के लिए अंदर जीवित रहने का कोई और रास्ता नहीं है। डू किंगशी के शब्द संक्षिप्त और ठंडे थे, जैसे उसका स्वभाव बर्फ की तरह ठंडा था, और इसमें संदेह से परे होने का एक निशान था जब उसने धीरे से कहा, मैं अपने लिए खाना पकाने के लिए दक्षिणी बर्बर निचले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तुम्हारी तलाश में आई थी। मैंने आपके लिए खाना पकाने के बर्तन और सामग्री पहले ही तैयार कर ली है। अब मैं तुम्हें 2 लोगों से मिलवाने ले चलूंगा। इंतजार, मैंने दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में जाने के लिए कब सहमति दी? चेंशी ने पूछते हुए बाहें सिकोड़ी। उसे आदेश दिए जाने की भावना बेहद नापसंद थी। डू किंगशी ने स्वाभाविक रूप से कहा, आप क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां द्वारा नियोजित एक स्पिरिट शेफ प्रशिक्षु हैं, यह आपके कर्तव्यों में से एक है। लेकिन मैं ही क्यों? चेंशी ने सवाल करना जारी रखा। आप वृद्धमा के शिष्य हैं और आपकी साधना पहले से ही दक्षिणी बर्बर पाताल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। आपके अलावा और कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है? डू किंगशी को पूछताछ से थोड़ी नाराजगी महसूस हुई और उसकी सुंदर बाहें सिकुड़ गई। बकवास बांधकर दक्षिणी बर्बर पाताल क्षेत्र से लौटने के बाद मैं आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। बोलते बोलते वह मुड़ी और चली गई। ऐसा लग रहा था कि वह चेंशी को कोई और शब्द समझाने में अनिच्छुक थी। भूल जाओ, मैं बस यात्रा करूंगा। मैं भी बहुत समय से यह अनुभव करना चाहता था कि दक्षिणी बर्बरीक नीदर क्षेत्र कैसा है। चेंशी ने एक पल सोचा और उसके पीछे चल दिया।
डू किंगशी सही थे। पाइन मिस्ट सिटी छोड़ने से पहले भी वह क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां के सदस्य थे। चूंकि उसने उससे वेतन लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे संबंधित कर्तव्य भी निभाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग हर दिन उन्होंने शांत कमरे में बंद दरवाजों के पीछे अपनी पाक कला का प्रशिक्षण लिया था और उन्होंने जो सामग्री बर्बाद की थी उसका मूल्य खगोलीय आंकड़ा कहे जाने के लिए पर्याप्त था। जबकि डू किंगशी ने कभी भी उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे और इस वजह से चेन शी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। संभवतः ऐसा ही महसूस होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने असहाय हो जाते हैं जिसे आपने स्वीकार किया था और जिससे आपने कुछ प्राप्त किया था। क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां का पिछला प्रांगण हमेशा से वह स्थान रहा है जहां डू किंगशी बंद दरवाजों के पीछे रहकर काम करते थे और इसका वातावरण शांत और परिष्कृत था। आमतौर पर कुछ करीबी नौकरों के अलावा शायद ही कोई ऐसा होता था जो यहाँ कदम रख पाता था। जब डू किंगशी चेन को आंगन में लेकर आई तो वहां दो युवक इंतजार कर रहे थे। वह ड्रैगन लेक सिटी के दुआनमू कबीले से दुआनमुजे है। डू किंगशी ने सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका संक्षिप्त और सटीक परिचय दिया। चेनशी ने अपनी आंखें उठाकर देखा और वह दंग रह गया। दुआनमुजे एक सुंदर, कुलीन, सुरुचिपूर्ण और लंबे कद का व्यक्ति था। वह बर्फ से भी अधिक सफेद कपड़े पहनता था और उसका स्वरूप सुंदर था। उसके पतले होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे और उसके गंभीर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो लाखों युवतियों में युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि चेनशी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे दुआनमुजे के पीछे के कबीले की परवाह थी। भले ही डू किंगशी ने उनका परिचय बहुत ही सामान्य तरीके से कराया था, लेकिन चेनशी ने 8 महान संप्रदायों, 3 महान संस्थाओं और 6 महान कुलों के नामों के बारे में कैसे नहीं सुना होगा, जिनकी चर्चा शहर में हर जगह जोरों पर हो रही थी। इन सभी शक्तियों के पास गहरे छिपे हुए संसाधन और भंडार थे और उनकी प्राचीनता का स्तर 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जा सकता है। वे पाइन मिस्ट सिटी में विकसित हो रहे कबीले जैसे किसी भी नए कबीले से बहुत दूर थे। दुआनमू कबीला 6 महान कुलों में से एक था, इसलिए दुआनमुजे जैसे दुआनमू कबीले के शिष्य का सामना करते समय चेनशी को स्वाभाविक रूप से थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सुंदर, ऊर्जावान और अच्छे जन्म का है। यह व्यक्ति संभवतः ड्रैगन लेक सिटी में बहुत प्रसिद्ध है ना किंगशी? क्या यह व्यक्ति जो तुम्हें मिला है थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता? दुआनमुजे ने अपनी आंखें उठाई और चेनशी की ओर देखा और उसकी बाहें थोड़ी सी सिकुड़ गई, क्योंकि वह एक सपाट स्वर में बोल रहा था जिसमें थोड़ा दमनकारी स्वर भी था। वह वास्तव में यह समझ नहीं पा रहा था कि डू किंगशी ने अपने दल में शामिल होने के लिए एक स्प्रिट शेफ प्रशिक्षु को क्यों ढूंढा। दुआनमुजे की नज़र में, जो एक धनी और प्रभावशाली महान कुल में पैदा हुआ था, भले ही स्पिरिट शेफ की पाक कला महान थी, लेकिन अंत में शेफ केवल शेफ ही थे। उनकी स्थिति मूलतः अभी भी निम्न श्रेणी के सेवकों जैसी ही थी। चेनशी स्वयं और अन्य लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकता था? ये ठीक इसी वजह से था कि भले ही डू किंगशी ने उसे पहले ही इस मामले के बारे में निर्देश दिया था और वह इस बारे में कोई उपद्रव न करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन जब उसने वास्तव में चेनशी को देखा तो दुआनमुजे को अभी भी अपने दिल में बेहद नाराजगी महसूस हुई, जैसे कि चेनशी की उपस्थिति ने उसके दर्जे को बदनाम कर दिया हो। मात्र कुछ शब्दों के कारण चेनशी की दुआनमुजे के प्रति धारणा अत्यंत खराब हो गई और उसने दुआनमुजे का अभिवादन करने और उनसे बातचीत करने की परवाह नहीं की। इसके विपरीत उसने आशा व्यक्त की कि डू किंगशी भी कहेगा कि वह अविश्वसनीय है। इस तरह वह बस चला जा सकता था और उसे इस आदमी के साथ नहीं रहना पड़ता जो मोर की तरह गर्वित था। हालांकि अफसोस की बात है कि डू किंगशी ने इस तरह से काम नहीं किया और उसने दुआनमुजे पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नज़र इधर उधर हो गई और उसने परिचय जारी रखने से पहले दूसरे युवक की ओर इशारा किया। ड्रैगन लेक सिटी के सोंग कबीले से सोंगलिन। सोंगलिन वास्तव में काफी सुंदर दिखता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसके बाल धुंधलाले थे, वह मैले कुचेले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर गया था। वह नींद से भरा हुआ आलस से आंगन में एक बड़े पेड़ पर टिका हुआ था। सोंगलिन ने जब डू किंगशी को अपना परिचय देते हुए सुना तो उसने चेनशी की ओर कमजोरी से अपना हाथ हिलाया, फिर बुदबुदाया, ओह, मैंने किंगशी को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है, लेकिन मेरे सोने का इंतजार करो, फिर हम ठीक से बात कर सकते हैं। बोलते समय उसका सिर झुकता रहा और वह पुनः स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। जैसा कि अपेक्षित था, इस सोंगलिन के पीछे का कबीला भी 6 महान कुलों में से एक है। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, चेनशी का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ 6 महान कुलों में एक डू कबीला भी था और डू किंगशी भी डू कबीले का शिष्य नहीं होगा, है ना? इसकी संभावना बहुत अधिक थी। पंखों वाले पक्षियों का एक साथ झुंड। डू किंगशी के रवैये को देखते हुए जब उसने दुआनमुजे और सोंगलिन का सामना किया तो ये स्पष्ट था कि वे एक ही तरह के लोग थे, लेकिन केवल उनके चरित्र अलग थे। ये केवल एक अत्यंत साधारण दक्षिणी बर्बरिक नेदर डोमेन परीक्षण है, फिर भी इसने ड्रैगन लेक सिटी के महान कुलों के 3 शिष्यों की भागीदारी को आकर्षित किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई रहस्य छिपा हो? चेनशी ने अपने दिल में सोचा और अचानक उसे महसूस हुआ कि इस बार दक्षिणी बर्बरिक निचले क्षेत्र की उसकी यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। किंगशी, तुम सचमुच उसे साथ ले जाना चाहती हो? दुआनमुजे अपने दिल में क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि डू किंगशी उसे अनदेखा कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदारता थी। उसने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि दक्षिणी बर्बर पर्वत श्रृंखला में राक्षस जानवर खुलेआम घूमते हैं और यह खतरों से भरा है। यदि किसी कारणवश हमारे साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए तो क्या यह उसके जीवन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? चेनशी चुप रहा, लेकिन वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अगर आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं तो सीधे बोलें। आपको ऐसा जबरदस्ती का और हास्यास्पद कारण क्यों ढूंढना पड़ा? महान कुलों के ये शिष्य वास्तव में बहुत पाखंडी हैं। क्या आपका काम समाप्त हो गया? डू किंगशी ने भावशून्य चेहरे से कहा। दुआनमुजे की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई, फिर उसने एक गंभीर भाव धारण किया और कहा, किंगशी, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो चलो। डू किंगशी अभी भी पूरी तरह से उदासीन थी जब वह मुड़ी और चली गई। चेनशी ने जब यह देखा तो वह उसके पीछे चला गया, क्योंकि वह दुआनमुजे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। कौन जानता था कि यह आदमी क्रोध में क्या अप्रिय बातें कह देगा।
डुआन मुजे के मुंह के कोनों पर लटकी हुई हल्की मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब उसने उन दोनों को क्रमशः आंगन से बाहर जाते देखा और उसका चेहरा असामान्य रूप से भद्दा हो गया। ओह चलो हम भी चलें। सोंगलिन ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और कमजोरी से जमाई ली। मैं उस बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। डुआन मुजे का चेहरा उदास हो गया और उसके दांतों की दरारों से शब्दों की एक पंक्ति निकल पड़ी। मुझे देखना है कि क्या डुकिंगशी एक तुच्छ नौकर की खातिर मेरे खिलाफ हो जाएगा। हर 3 साल में दक्षिणी बर्बरीक निचला क्षेत्र दक्षिणी बर्बरीक निषिद्ध क्षेत्र के भीतर दिखाई देगा। यदि कोई दक्षिणी बर्बरीक पाताल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे जंगलों के विशाल विस्तार से होकर गुजरना होगा जहां राक्षस जानवर घूमते थे और निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। यहां तक कि इस बात की भी बहुत अधिक संभावना थी कि किसी को एक बड़े राक्षस का सामना करना पड़े जो अंदर ही रहता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता था कि हत्या की मंशा हर कोने में छिपी हुई थी और यह बेहद खतरनाक थी। अब दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन के आगामी आगमन के साथ पाइन मिस्ट सिटी की हलचल भरी सड़कों पर पैदल यात्रियों का यातायात स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कुछ गुना अधिक व्यस्त था और वे एक ज्वार की तरह भीड़ और हलचल से भरे हुए थे जो अतुलनीय रूप से कोलाहलपूर्ण लग रहा था। लॉरेल सिटी, जेड सिटी, सैंड्रोप सिटी, ऐसा लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र के सभी शहरों से किसान आ गए हैं। इस बार दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षण एक अभूतपूर्व भव्य अवसर है। अच्छा, किसने कहा कि यह नहीं था? मुझे आश्चर्य है कि जनरल एस्टेट क्या सोच रहा था। वास्तव में उसने मौन सहमति देते हुए शहर के बाहर से आए किसानों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दे दी थी। किसी और बात का जिक्र न करते हुए केवल चौंकाने वाले मूल्यवान हानिकारक मोतियों के लिए लड़ने की खातिर इस बार दक्षिणी बर्बर नेदर डोमेन परीक्षण बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं होंगे। ये सच है, लेकिन मैंने लोगों को ये कहते सुना कि अधिकतर लोग केवल हानिकारक मोतियों के लिए ही नहीं आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक के भीतर किसी प्रकार के अमर तलवार के निवास की तलाश करना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है या नहीं। तलवार अमर का निवास? उफ, मजाक बंद करो। दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है और घातक क्यूई आकाश में फैल रही है। कौन सा तलवार अमर इतना उब जाएगा कि वहां अपना निवास बनाएगा? पूरे रास्ते सड़कों पर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं जो तूफान आने पर होने वाले अजीब माहौल से बिल्कुल मिलती जुलती थीं। दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन कल दिखाई देगा और प्रवेश द्वार केवल 6 घंटे के लिए खुला रहेगा, इसलिए हमें रात में ही वहां पहुंचना होगा। जब वे दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे तो डुकिंगशी ने एक जेड स्लिप मानचित्र निकाला। फिर उसने एक गंभीर भाव के साथ कहा, सभी लोग सावधान रहें। दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला में रात के समय राक्षस जानवर घूमते रहते हैं और यह स्थिति बेहद खतरनाक है। अपनी सतर्कता में ढिलाई मत बरतें। चिंता मत करो किंगशी, यहाँ तक कि अगर हमारा सामना वायलेट पैलेस दायरे के किसी बड़े राक्षस से भी होता है तो हम तीनों की ताकत उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी। डुआन मुझे हल्के से मुस्कुराए और सहज स्वर में बोले जैसे कि वे बहुत ही साधारण विषय पर बोल रहे हों। एक वायलेट पैलेस दायरे महान दानव को मार डालो। चेंशी का दिल कांप उठा क्योंकि इस आदमी ने इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत की थी। उसकी ताकत निश्चित रूप से पहले ही वायलेट पैलेस क्षेत्र तक पहुंच गई होगी और डुकिंगशी और सोंगलिन भी शायद इससे अलग नहीं होंगे। लेकिन क्या वायलेट पैलेस क्षेत्र के साधक दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ नहीं है? शायद उनके पास अपने अधिकार में प्रवेश करने का कोई तरीका है। यह प्रश्न कुछ रहस्यों से संबंधित था और चेंशी उन तीनों से परिचित नहीं थी, इसलिए उसके लिए आगे पूछताछ करना अच्छा नहीं था और वह इसे केवल अपने दिल में ही छुपा सकता था। आकाश में अंधेरा छा गया और बिखरे हुए तारे आकाश में बिखरे पड़े थे। आसमान से नीचे देखने पर असंख्य लोगों की धाराएं चींटियों की पंक्तियों की तरह लग रही थी जो दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रही थी और एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या 10,000 से कम नहीं थी। अरे, मैं कुछ ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। डुआन मुजे, जो ड्रैगन लेक सिटी की युवा पीढ़ी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते हैं, वास्तव में आए थे? आप गलत नहीं हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से डुआन मुजे है। माना जाता है कि उसके पास पहले से ही चौथे स्टार वायलेट पैलेस दायरे में एक साधना है और वह डुआनमू कबीले का अगला उत्तराधिकारी बन सकता है। बहुत खूब, तो वह मेरे सपनों का डुआन मुजे है। यकीनन वह उतना ही सुंदर और असाधारण है जितना कि अफवाहों में कहा जाता है, बस बहुत ज्यादा सुंदर। जब चेंशी के 4 लोगों के समूह ने पहाड़ में प्रवेश करने का इरादा किया तो पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने डुआन मुजे को पहचान लिया और यह सुनकर तुरंत प्रशंसा और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। डुआन मुजे के सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ साथ आत्मसंतुष्टि की झलक भी दिख रही थी। वह बहुत पहले से ड्रैगन लेक सिटी में ऐसा दृश्य देखने का आदी हो चुका था, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और अपने बगल में खड़े डुकिंगशी को देखकर मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी पहचान मिलेगी। इन लोगों के पास वास्तव में करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। चूंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है तो चलो जल्दी से चलें। डुकिंगशी ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति के साथ कहा जो बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे कि आसपास की हर चीज उसकी रुचि जगाने में असमर्थ थी। डुआन मुजे स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर भी उसके दिल में वह गुप्त रूप से बेहद क्रोधित था। इस डुक्लान छोटी लड़की को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर करे? वह लगातार डुकिंगशी का पीछा कर रहा था, लेकिन डुकिंगशी का स्वभाव बहुत ठंडा था और उसने कई अलग अलग तरीके आजमाए जो असफल रहे। उसके जैसे सुप्रसिद्ध कुल के शिष्य के लिए यदि वह चाहता तो असंख्य सुंदर स्त्रियां प्राप्त कर सकता था, किंतु डुआन मुजे की दृष्टि में वे सब स्त्रियां केवल साधारण स्त्रियां थीं। पूरे ड्रैगन लेक सिटी में केवल कुछ ही लोग उसके योग्य थे और डुकिंगशी जो डू कबीले में पैदा हुआ था निस्संदेह उनमें से एक था, और डुकिंगशी जो डू वंश में पैदा हुए थे निस्संदेह उनमें से एक थे। डुकिंगशी का रूप अत्यंत सुंदर था और वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह डू कबीले के कुलपति की एकमात्र पुत्री थी। यदि वह उससे विवाह करता तो न केवल उसे एक सुंदरी प्राप्त होती बल्कि वह डू कबीले का समर्थन भी प्राप्त कर पाता, और डुआन मुजे के लिए यही वह परिणाम था जो वह सबसे अधिक चाहता था। क्योंकि डू कबीले का दामाद बनना पूरे डू कबीले का समर्थन प्राप्त करने के बराबर था, और इस सहायता पर भरोसा करते हुए डुआन मुजे को डुआनमू कबीले के कुलपति के पद पर आसीन होने में पूर्ण विश्वास था।
इसलिए हालांकि अब डू किंगशी के ठंडे रवैये से उसे झटका लगा है, डुआन मुझे इस वजह से डू किंगशी के पीछे जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। लेकिन वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा नाखुश था, खासकर इसलिए क्योंकि चेंशी पास में ही देख रहा था। ये बच्चा शायद खुद पर हंस रहा होगा कि मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, है ना। डुआन मुझे ने चेंशी की ओर देखा, लेकिन पाया कि यह व्यक्ति विचलित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिवा स्वप्न देख रहा था, और उसने डुआन मुझे को उसमें कोई गलती निकालने का कोई अवसर नहीं दिया। कुछ समय के लिए डुआन मुझे ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और मन ही मन सोचा, एक बार जब हम पहाड़ी जंगल में प्रवेश करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ ठीक से निपटने का अवसर ढूंढ लूंगा, नीच सेवक। रात और अधिक काली होती गई, जैसे काली स्याही ने पूरे दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला को ढक लिया हो। दूर से भयानक जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं, जो नरसंहार का ऐसा माहौल पैदा कर रही थी कि दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। इस दृश्य के सामने आने पर यहाँ तक कि सोंगलिन, जिसकी आंखें नींद से भारी थीं, भी अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका, और उसकी निगाहें असामान्य चमक से चमक रही थीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, यदि तुम हमारे लिए बाधा बनने की हिम्मत करते हो तो चाहे डू किंगशी कुछ भी सोचे, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हें उचित सबक सिखाऊंगा। एक स्वर संचरण की किरण उसके कानों में पड़ी और चेंशी ने अपनी आंखें उठाकर देखा। चेंशी ने देखा कि डुआन मुझे अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था, जैसे कि पहले के शब्द उसके मुंह से निकले ही नहीं थे। जब इस तरह के घृणित और धमकी भरे उकसावे का सामना करना पड़ा तो चेंशी ने सीधे तौर पर इसकी अनदेखी करना चुना। एक बाधा, उस समय मुझे आश्चर्य होता है कि बाधा कौन बनेगा। जब उसने पिछले 3 महीनों से हर रात उन क्रूर और चालाक राक्षस जानवरों का शिकार करने के दृश्य को याद किया तो चेंशी को डुआन मुझे के प्रति दया आ गई। तो क्या हुआ अगर आप एक वायलेट पैलेस दायरे साधक हैं? वे राक्षस जानवर कमजोर नहीं हैं, और वे सभी भयावह और क्रूर हैं, जिनके पास आक्रमण के असंख्य तरीके हैं। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद डुआन मुझे ने अपनी सज्जनता दिखाने के लिए समूह का नेतृत्व किया। जब वह तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ता था तो उसके सफेद कपड़े लहरते थे, और साथ में उसकी सुंदर और परिष्कृत मुस्कान के कारण वह अधिकांश लड़कियों में प्रशंसा जगाने में सक्षम था। डू किंगशी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। सोंगलिन हमेशा नींद और थकान से समूह के पीछे चलता था, और यह असंभव था कि चेंशी इस ध्यान आकर्षित करने वाले युवा मास्टर से सुर्खियां छीन ले। इस प्रकार पूरे रास्ते में डुआनमुजे स्वयं को समूह का अग्रणी व्यक्ति मानता रहा। चेंशी ने कई बार उसे रास्ता बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। जैसा कि उसने कहा था, भले ही कोई रास्ता न हो, फिर भी तलवार साधकों को अपने हाथ में तलवार लेकर रास्ता बनाना ही पड़ता है, और रास्ता बदलना तलवार साधकों का तरीका नहीं है। चेंशी ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि कोई दुर्भाग्य भोगना चाहेगा तो कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। उसके बाद जंगल में एक जगह जो फूलों और पेड़ों से भरपूर थी, आइस्टल तत्वों का एक झुंड बाहर निकल आया, जैसा कि चेंशी ने उम्मीद की थी। चौथे स्टार वायलेट पैलेस दायरे के तलवार साधक के रूप में डुआन मुझे स्वाभाविक रूप से इन छोटी चीजों से नहीं डरता था, और उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। जैसे ही तलवार की रोशनी फूट पड़ी, तेज और भयंकर तलवार की क्यों ही ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें धनुष से निकाल दिया गया हो, और पलक झपकते ही 100 से अधिक आइस्टल मधुमक्खियां तुरंत नष्ट हो गईं। तो ये छोटी मधुमक्खियों का झुंड है, वास्तव में एक निराशाजनक प्रतिद्वंद्वी है। डुआन मुझे के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था और वह भावुक होकर आहे भर रहा था। जिस क्षण उसने अपनी तलवार रख देने का इरादा किया, अचानक उसकी अभिव्यक्ति रुक गई और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हो गया। उसके चेहरे और हाथों की त्वचा पर अनेक लाल और सूजी हुई गांठें उभर आए और उसका सुंदर चेहरा बुने हुए स्वर के सिर जैसा हो गया। यह इतना भयानक था कि कोई इसे देख भी नहीं सकता था। डुआन मुझे ने एक दयनीय तीखी चीख निकाली, क्योंकि उसकी त्वचा पर इतनी तीव्र खुजली थी कि उसे सहना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण वह अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था, और उसके हाथ उसके चेहरे को बुरी तरह से खरोंच रहे थे। क्या चल रहा है? डू किंगशी को अंदर से झटका लगा, और वह अपने दिल में बेहद हैरान थी जब उसने डुआन मुझे को बदसूरत तरीके से अपनी खुजली खुजलाते हुए देखा। ओह भाई डुआनमो, क्या आप बंदर मुक्केबाजी का उपयोग कर रहे हैं? सोंगलिन ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और बुदबुदाया, मुझे याद है कि आपको बंदर मुक्केबाजी से सबसे ज्यादा नफरत है। आपने कहा कि इसकी मुद्रा बहुत भद्दी है और यह सौंदर्य और आचरण को प्रभावित करती है। भले ही उसने आइस्टल मधुमक्खियों को मार दिया था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों पर आइस्टल मधुमक्खियों के डंक लग गए थे, इसीलिए यह इतनी खुजलीदार और असहनीय है। चेंशी ने बोलते समय बाहें सिकोड़ी, फिर भी उसके दिल में वह बेहद प्रसन्न था। ये आइस्टल मधुमक्खियां अंगूठे के आकार की थीं और पूरी तरह से काली थीं। उनके डंक गाय के बाल की तरह बारीक और शीशे की तरह साफ थे। जब डंक किसी व्यक्ति की त्वचा में घुस जाता था तो ऐसा लगता था जैसे बर्फ पानी में मिल गई हो और उससे बचना असंभव था। इसके अलावा जहर तुरंत रक्त में प्रवेश कर जाता था और त्वचा पर लाल सूजन पैदा कर देता था, जो असहनीय खुजली वाली होती थी। जब तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डू किंगशी ने ठंडे मन से देखा और हल्के से दोषारोपण भरे लहजे में बोला। मैंने उसे सलाह दी, लेकिन उसने कहा कि एक तलवार साधक के रूप में उसे अपने हाथ में तलवार का उपयोग करना होगा। चेंशी की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना दूर खड़ा डुआन मुझे जो अपनी खुजली खुजला रहा था, अचानक दहाड़ उठा, बच्चे चुप रहो, चलो चले, मैं ठीक हूँ। डुआन मुझे ने कुछ देर तक भारी सांस ली, फिर खड़े होते समय शरीर पर खुजली को बलपूर्वक सहन किया और आगे बढ़ते समय उसका शरीर कांपने लगा। अफसोस, भाई डुआनमो को सबसे ज्यादा चिंता बच्चे पैदा करने की है। ड्रैगन लेक सिटी में भाई डुआनमो निस्संदेह असर के मामले में नंबर 1 होगा। अब जब उसका रूप ऐसा हो गया है तो निश्चय ही वह अपने मन में अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा, है ना? सोंगलिन ने आलस से आह भरी और उसकी नजर जानबूझकर या अनजाने में चेंशी पर पड़ी। फिर उसकी आंखें झुक गईं और वह एक बार फिर नींद की अवस्था में चला गया। ओह, अगर मुझे पहले पता होता कि वह खुजली से इतना डरता है तो मुझे उसे एक बार और सलाह देनी चाहिए थी, और यह सब नहीं होता, चेंशी ने एक मासूम भाव के साथ कहा। जब ये बात डुआन मुझे के कानों में पड़ी तो उसके हृदय में द्वेष की ज्वाला तीव्र हो उठी, खासकर जब उसने सोचा कि उसका भद्दा व्यवहार डू किंगशी की आंखों में पूरी तरह से समा गया है। तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह से खून थूक दिया और वह अपने दिल में दहाड़ उठा,
मादरचोद, यह व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर कर रहा है। उन्होंने मुझे ठीक से चेतावनी नहीं दी, लेकिन अब जानबूझकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। युवा मास्टर डोअनमो, आगे अभी भी कुछ राक्षस जानवर हैं जिन्हें दुर्जेय नहीं माना जा सकता है। क्या हमें कोई चक्कर लगाना चाहिए? टेंशी को ऐसा लगा जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया हो और उसने चिंता में पूछा। डोअनमूजे का शरीर जम गया। फिर उसने उग्रता से जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए, मानो अपने दिल के गुस्से को बाहर निकालने के लिए, डोअनमूजे ने अपनी गति तेज कर दी। उसके हाथ में तलवार लगातार लहरा रही थी और उसके रास्ते में बाधा डालने वाली लताएं और घास तुरंत राख में बदल गईं। ऐसा लगता है कि आप इस जगह से बहुत परिचित हैं, डुकिंगशी ने बाहें सिकोड़ते हुए पूछा। चेनशी ने सिर हिलाया, मैं पहले भी कुछ समय के लिए यहाँ आ चुका हूँ। तो फिर आप ही आगे क्यों नहीं आते? डुकिंगशी ने गंभीरता से पूछा। चेनशी ने दूर खड़े डोअनमूजे को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब पूरी तरह से प्रकट हो गया। इसके बाद आप ही आगे बढ़ें, डुकिंगशी ने अडिग स्वर में कहा। ठीक है, चेनशी ने सिर हिलाया। ठीक इसी समय डोअनमूजे की दुख और तीखी चीख एक बार फिर दूर से सुनाई दी और उसकी आवाज में असीम क्रोध और आतंक प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी डरावनी चीज का सामना कर लिया हो। इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से बबल रेड झुंड का सामना किया है। चेनशी को तब जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने डोअनमूजे की तीखी चीख सुनी, क्योंकि वहां से सिर्फ 33 मीटर आगे एक नर्म दलदल था और जमीन के नीचे मूर्ति के आकार के चूहे जैसे राक्षस जानवरों का एक झुंड रहता था। बुलबुला चूहे जमीन के नीचे हवा की तरह तीव्र गति से चलते थे। उनके शरीर फुले हुए बुलबुले जैसे थे और उनमें सड़ा हुआ गंध वाला गहरा हरा जहर भरा हुआ था। यद्यपि विषाक्तता अधिक नहीं थी, लेकिन जब ये किसी व्यक्ति के शरीर पर छिड़का जाता था तो इसकी सड़ान से उत्पन्न दुर्गंध किसी को भी पागल कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बबल रैट्स बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे और जब उनका सामना किसी दुश्मन से होता था तो ये घृणित और बदसूरत छोटी चीजें सामूहिक रूप से खुद को विस्फोटित करने का विकल्प चुनती थीं। उनके पेट से निकला गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ वस्तुतः एक तूफानी बारिश की तरह था, जिसने आकाश को काला कर दिया था और जिसे टालना असंभव था। ये डुकिंगशी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने डोअनमूजे को देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी रंग के टब में फेंक दिया गया हो और उसमें भिगो दिया गया हो। उसके बाल, त्वचा, कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। वे सभी गहरे हरे रंग के तरल से सने हुए थे और वह एक अत्यंत बदसूरत टोट दानव जैसा दिख रहा था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो ये कल्पना करना बिल्कुल कठिन था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति सुंदर और सुसंस्कृत डोअनमूजे था, जिसने सफेद कपड़े पहने थे जो हवा में लहरा रहे थे। तेज हवा का झोंका आया और तुरंत ही क्षेत्र के हर कोने में उल्टी लाने वाली बदबू फैल गई। बहुत घिनौना। सोंगलिन को हवा में फैली सड़ान से इतनी परेशानी हो रही थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वह बार बार पीछे हटते हुए अपनी नाक ढक रहा था। वह खतरे में नहीं है ना? डुकिंगशी ने बाहें सिकोड़कर पूछा। चेनशी ने अपना सिर हिलाया, वह ठीक है, बस थोड़ी बदबू आ रही है। ब्लाड, डुकिंगशी को इस हद तक घुटन हो रही थी कि उसे लगभग उल्टी आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूर चली गई, फिर कहा, डोअनमू, जल्दी से अपने कपड़े बदलो और यह जगह छोड़ दो। आप सब ऐसे कैसे हो सकते हैं? डोअनमूजे की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने डुकिंगशी और सोंगलिन को देखा जो निराशा में उससे बहुत दूर खड़े थे, और उसकी आवाज में घनी दयनीयता प्रकट हुई जिससे वह एक परित्यक्त विधवा जैसा लग रहा था। युवा मास्टर डोअनमू, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अफसोस, तुम्हें जल्दी से अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। चेनशी ने अपना सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे डोअनमूजे को बिजली का झटका लगा हो और वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अत्यंत उग्र धीमी चीख निकाली, चेनशी, तुमने ये जानबूझकर किया, जानबूझकर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डोअनमूजे इतना क्रोधित हो गया कि उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर पर बदबू महसूस की, वह लगभग बेहोश हो गया और एक बार फिर उसके दिल में विस्फोटक क्रोध की लहर फूट पड़ी क्योंकि वह चेनशी से पूरी तरह से नफरत करने लगा था। जब डोअनमूजे एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह पहले से ही अपनी सुंदर उपस्थिति को पुनः प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी क्योंकि वह चेनशी को जानलेवा नजरों से देख रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही इस व्यक्ति को गंभीर रूप से नाराज कर दिया है, लेकिन जब तक डुकिंगशी यहाँ है, मुझे लगता है कि वह मेरे खिलाफ गुप्त रूप से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चेनशी ने अपना सिर हिलाया और डोअनमूजे की नज़र को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। डोअनमूजे पूरे रास्ते चुप रहे और चेनशी के नेतृत्व में फिर कोई दुर्घटना नहीं हुई। डुकिंगशी पीछे से आई और उसके दिल में आश्चर्य और गहरा होता गया। रास्ते में उन्हें एक से अधिक बार कुछ दुर्जय राक्षस जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन चेनशी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास दूरदर्शिता थी और वह हर बार अपने समूह को सावधानी से चारों ओर से घेरकर सुरक्षित रूप से निकल जाता था। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह चेनशी को सचमुच नीची दृष्टि से देखती थी, क्योंकि कभी कभी उसके लिए उन राक्षस जानवरों को देख पाना भी मुश्किल हो जाता था जो छिपने में माहिर थे। जबकि डोअनमूजे के हृदय में चेनशी द्वारा आसपास के वातावरण को अच्छी तरह समझने के प्रदर्शन ने डोअनमूजे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो कुछ भी पहले हुआ था वह चेनशी ने जानबूझकर किया था ताकि वह स्वयं को मूर्ख बना सके। कुछ समय के लिए चेनशी के प्रति डोअनमूजे की नफरत इस हद तक थी कि वह एक गहरी खाई की तरह थी, और अगर डुकिंगशी वहां मौजूद नहीं होता तो वह निश्चित रूप से चेनशी को पहले ही क्षण मार डालता। जब भोर होने को थी, चेनशी का समूह अंततः उस जंगल से गुजर चुका था जो प्रकृति की एक परत की तरह था, और दक्षिणी बर्बर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक विशाल झील के सामने प्रकट हुआ। चेनशी ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि इस विशाल और असीम झील को स्पिरिट केव झील कहा जाता है, क्योंकि पहला जनजात क्षेत्र का बड़ा दानव जिसे उसने अपने दोनों हाथों से मारा था वह वास्तव में 2 सिर वाला बैंगनी गेंडा था जो हजारों वर्षों से खेती कर रहा था और झील के केंद्र में रहता था। इस समय स्पिरिट केव झील के पास कम से कम दसियों हजार साधक एकत्र हो चुके थे, और जहां भी उसकी नजर जाती वहां भीड़ ही भीड़ थी। चर्चा की शोर भरी आवाजें उठती गिरती रहीं और ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत हलचल है।
दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन का प्रवेश द्वार स्पिरिट केव झील के ऊपर तो नहीं होगा? चेंशी ने दूर खड़ी भीड़ को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुम्हें नहीं पता डुकिंशी? चेंशी से भी अधिक आश्चर्यचकित लग रहा था। चेंशी ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी भी दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों में भाग नहीं लिया है और मैंने इसके बारे में जानकारी पर कभी ध्यान नहीं दिया है। हाँ, पाइन मिस्ट सिटी के एक शिष्य के रूप में आपने वास्तव में कभी भी दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों में भाग नहीं लिया है। तुम सचमुच दयनीय हो। डॉनमुजे ने ऐसी आवाज में बात काटी जिससे तीव्र तिरस्कार प्रकट हुआ। चेंजी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, हालांकि मैंने पहले कभी दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि दक्षिणी बर्बरीक पर्वतीय जंगल को कैसे पार किया जाता है। दक्षिणी बर्बर पहाड़ी जंगल को पार करने का तरीका समझें। डॉनमुजे दंग रह गया और उसे आइस्टल मधुमक्खियों और बबल चूहों के साथ हुई अपनी मुठभेड़ याद आ गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक घाव खुल गया हो और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत उदास हो गई जब उसने एक एक शब्द कहा। मुझे आशा है कि आपकी साधना आपके मुंह की तरह ही दुर्जेय है। बेहतर होगा कि आप दक्षिणी बर्बर पाताल क्षेत्र में न मरें। ये शब्द उसके और चेंशी के बीच संबंधों को पूरी तरह से और खुले तौर पर तोड़ने के बराबर थे। डुकिंशी ने बाहें सिकुड़ते हुए उन दोनों की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, बस यदि दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में प्रवेश करने के बाद भी तुम दोनों ऐसे ही बने रहोगे तो कृपया अभी चले जाओ। डॉनमुजे ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि डुकिंशी उसे पैकिंग करके भेज देगी। चेंशी को बस यही छोड़कर चले जाने की इच्छा थी, लेकिन जब उसने डुकिंशी के अत्यंत ठंडे चेहरे को देखा और उसके साथ किए गए 3 साल के समझौते को याद किया तो वह बोलने में झिझकने लगा। उनके समूह ने अपनी गति बढ़ा दी और 10 मिनट के बाद वे स्पिरिट केव झील के पास खाली स्थान पर दिखाई दिए। उनके निकट पहुंचने पर ही चेंशी ने देखा कि ये सभी साधक 3 या 5 के समूहों में इकट्ठे हुए थे और वे सभी अपने हाथों में हथियार लिए हुए सतर्क भाव से वहां खड़े थे। जाहिर है अत्यंत खतरनाक दक्षिणी बर्बरीक पाताल क्षेत्र में। हालांकि वे सभी प्रतिस्पर्धी थे। उन दुर्जय राक्षस जानवरों को बाहर निकलने से रोकने के लिए सभी ने एक साथ इकट्ठा होने का एक ही निर्णय लिया। आखिरकार दक्षिणी बर्बरीक निचला क्षेत्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ था और यह समय एक दूसरे को खुलेआम अपमानित करके घातक मोतियों को हड़पने का नहीं था। चेंशी के समूह की उपस्थिति ने आसपास के अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कारण बहुत सरल था। वहां खड़ा सुंदर डॉनमुजे एक झंडे की तरह था। जब तक वह ड्रैगन लेक सिटी में रहने वाला एक साधक था तब तक वे ये कैसे नहीं पहचान पाए कि असाधारण आचरण वाला ये युवक डॉनमो कबीले की युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट व्यक्ति डॉनमुजे था। तो ये युवा मास्टर डॉनमो है। युवा मास्टर डॉनमो भी आ गए हैं। युवा मास्टर डॉनमो, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देख पाऊंगा। पूरे रास्ते में डॉनमुजे के अभिवादन की आवाजें लगातार उनके कानों में गूंजती रहीं और जो नजरें शुरू में चेंशी के समूह के प्रति थोड़ी शत्रुतापूर्ण थीं वे हट गई। डॉनमो कबीले का नाम इतना महान था कि इसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक विशालकाय कबीले के रूप में माना जा सकता था और साधारण साधकों में डॉनमो कबीले को अपमानित करने का साहस नहीं था। इस समय डॉनमुजे के चेहरे पर उसकी सामान्य हल्की मुस्कान की झलक दिखी जो उसकी आत्मसंतुष्टि के भीतर पर्याप्त गर्व को प्रकट कर रही थी और उसके सिर के ऊपर के चमकदार प्रभामंडल पर भरोसा करते हुए उनके 4 लोगों के समूह ने आसानी से एक बहुत अच्छा स्थान चुन लिया। चेंशी ने जब यह देखा तो वह अपने दिल में भावुकता के साथ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। केवल कबीले का नाम ही ऐसा प्रभाव डालने में सक्षम है। जिन कबीलों के पास प्राचीन छुपे हुए संसाधन और भंडार हैं वे वास्तव में अब तक जीवित रहने में सक्षम होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। आसपास के लोगों द्वारा चापलूसी किए जाने के बाद डॉनमुजे का मूड बहुत बेहतर लग रहा था। फिर उसने चेंशी की ओर देखा जो क्रॉस लाइट बैठी थी और बाहें सिकुड़ते हुए कहा, अरे आप एक स्पिरिट शेफ है जो वास्तव में मानव के अनुरूप नहीं है। क्या आप नहीं देख सकते कि हर कोई पूरी रात पैदल चला है? चेंशी ने सीधे उस व्यक्ति की उपेक्षा की और डुकिंशी को देखा। क्या तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है? डुकिंशी ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिला दिया। जब वह जंगल से बाहर निकलती थी तो वह अपने सिर पर एक काला घूंघट पहनती थी जो आत्मा की ऊर्जा से बचा रहता था और यह उसके चेहरे को ढक लेता था जिससे अन्य लोग उसके चेहरे के भावों को नहीं देख पाते थे। अब चेंशी खड़ा हुआ। उसने अपने भंडारण रिंग से कुछ सामग्री निकाली और स्पिरिट ज्वाला जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। ये भंडारण रिंग उन्हें डुकिंशी ने तब दी थी जब वे क्लियर स्ट्रीम रेस्तरां से बाहर निकले थे। इसके अंदर 330 मीटर का एक पूरा स्थान था जो सामग्री के ढेर से भरा हुआ था। यदि वे सहम से खाए तो कुछ लोगों के लिए 2-3 साल तक खाना पर्याप्त होगा। चेंशी द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर डॉनमुजे को जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने चेंशी को खाना बनाने में सक्षम बनाना उनका लक्ष्य पूरा कर चुका था। वह हर किसी को यह बताना चाहता था कि चेंशी केवल एक निम्न स्तर का शराब का रसोइया था जो उसके साथ रहता था और जैसा कि सतह पर दिखता है वह कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ बातचीत की जा सके। इस समय जब उसने देखा कि चेंशी खाना बनाना शुरू कर रही है तो डॉनमुजे खुद को उत्सुकता से देखने से रोक नहीं सका। इस समय इस व्यक्ति की मनोदशा निश्चित रूप से अत्यंत अप्रिय है ना? हालांकि डॉनमुजे को जो बात निराश कर रही थी वह ये थी कि यद्यपि आसपास के लोग बार बार आश्चर्य, घबराहट, ज्ञान और तिरस्कार की निगाहों से देख रहे थे, चेंशी की अभिव्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी ही रही। कुछ ही समय बाद 100 खजाने का दलिया का एक बर्तन जो 100 से अधिक प्रकार के स्पिरिट फलों से पकाया गया था जिसमें 5 अनाज के स्पिरिट अनाज मिलाए गए थे 5 अनाज चावल, सेम, गेहूं और 2 प्रकार के बाजरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तैयार था और दलिया की मोहक सुगंध ताज़ा फलों की गंध के निशान लाती थी क्योंकि यह ऊपर की ओर घूमती थी और आसपास के वातावरण में फैल जाती थी। ग्र ग्र आसपास से पेट के गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। यहाँ के अधिकांश साधक जनजात क्षेत्र के आसपास के थे और वे अभी भी वायलेट पैलेस क्षेत्र के साधकों की तरह आत्मिक ऊर्जा पर जीवित रहने में असमर्थ थे। इसलिए जब वे यहाँ आए तो सूखा राशन साथ लाए थे, लेकिन जब उन्हें बर्तन से निकले ताजे दलिया की स्वादिष्ट खुशबू आती है तो कौन उसे नहीं खाना चाहेगा? यदि वे ऐसा करेंगे तो उनका पेट भी इससे सहमत नहीं होगा।
युवा मास्टर डुआनमू वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी तुलना साधारण लोग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जब वे यात्रा पर निकले तो अपने साथ एक स्पिरिट शेफ भी ले गए। जीवन की यह गुणवत्ता सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है। बिल्कुल, उस दलिया की खुशबू को सूंघने मात्र से ही आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि युवा कम से कम 2 पत्ती वाले स्पिरिट शेफ के स्तर के तो है ही। ये सुनकर डुआनमुजे को अपने दिल में और भी खुशी महसूस हुई और उसने एक सफ़ेद रुमाल उठाया और एक संतुष्ट भाव के साथ अपने पैर को ढक लिया। फिर उसने निर्देश दिया, मेरे लिए एक कटोरा दलिया भर दो। चेंशी दलिया का कटोरा पकड़े हुए था और खा रहा था, और उसने जवाब में बुदबुदाया, अब और नहीं है। वास्तव में और कुछ नहीं था। डुकिंशी और खुद को एक एक कटोरा देने के बाद एक बड़ा कटोरा सोंगलिन द्वारा ले लिया गया, जो एक भूखे भूत के पुनर्जन्म की तरह था, और बर्तन का तल पहले से ही साफ कर दिया गया था। डुआनमुजे ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैर पर रखे नैपकिन को देखा, फिर खाली बर्तन को देखा, और उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी और अतुलनीय रूप से चमकदार थी। ओह, ये दलिया अच्छा है। दुर्लभ बात यह है कि इसका स्वाद पूरी तरह से अलग है और यह मेरे घर के मुख्य स्पिरिट शेफ से रत्ती भर भी कमतर नहीं है। सोंगलिन ने नशे और संतुष्टि के भाव से मुंह में दलिया भरकर निगल लिया और कभी कभी चूसने जैसी आवाज भी निकालता था। ये दलिया निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं विकसित किया है। इसका स्वाद मीठा और बनावट में चिपचिपा होता है, जो सामान्य से भिन्न होता है, तथा इसमें शुद्ध आत्मिक ऊर्जा होती है जो संघनित होती है तथा जब तक इसे खाया नहीं जाता तब तक नष्ट नहीं होती। ये वास्तव में बुरा नहीं है, डुकिंशी ने निर्णय देते हुए सिर हिलाया। डुआनमुजे की अभिव्यक्ति तब और भी अधिक अप्रिय हो गई जब उसने देखा कि उन दोनों का उसका समर्थन करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय वे बड़ी दिलचस्पी के साथ 100 खजाने वाले दलिया के स्वाद का मूल्यांकन कर रहे थे। वह तो ठीक इसी समय भीड़ में हलचल मच गई और सबकी निगाहें दूर की ओर उठ गईं। डुकिंशी ने अपना सिर उठाया और नजर घुमाकर फिर अपनी नजरें हटा लीं, और उसने शांत भाव से कहा, तो ये सु कबीले की लड़की है। मुझे पता था कि इस बार वह अवसर नहीं चुकेगी। सु कबीला। चेंशी का दिल अचानक जोर से कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। सु कबीले। मात्र 2 शब्दों ने चेंशी के दिल में कई वर्षों से जमा हुई नफरत और क्रोध को तुरंत भड़का दिया। 4 साल की उम्र का वह दृश्य आज भी उसके दिमाग में ताज़ा है। 13 सु कबीले के गोल्डन हॉल दायरे के साधकों ने पाइन मिस्ट सिटी में सबके सामने उसके और सु कबीले की युवा मिस के बीच हुए विवाह अनुबंध को फाड़ दिया। उसे अभी भी उन सु कबीले गोल्डन हॉल क्षेत्र साधकों की भावनाहीन और बर्फीली ठंडी हंसी और उपहास याद है। उसे अभी भी याद है कि जब उसके दादा ने विवाह अनुबंध को फटे हुए टुकड़ों में आकाश में उड़ते हुए देखा था तो उनके दादा के वृद्ध चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव उभर आए थे। इसके अलावा उसके दादा की 3 महीने पहले शहर के गेट के बाहर बुरी तरह से मौत हो गई थी, और चेन हाउ ने उसे जो साउंड सेवर तावीज दिया था उससे चेंशी को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि शायद उसके दादा की हत्या के लिए जिम्मेदारी कबीला हो सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो वास्तव में जिम्मेदार था वह निश्चित रूप से सु कबीला था। चेंशी को इसके पीछे का कारण नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उसके दादा की मृत्यु सु कबीले के हाथों हुई थी और यह पहले से ही पर्याप्त था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? डुकिंशी ने ध्यानपूर्वक देखा कि चेंशी का आभामंडल बेचैन हो रहा था। चेंशी ने एक गहरी सांस ली और अपनी राक्षसी घृणा से जागा, फिर अपना सिर हिलाया। चीख। भोर का समय था और मछली के शिल्कों के समान बादलों की कतारें आकाश में तैर रही थीं। बहुत दूर एक सारस की लंबी और स्पष्ट चीख के साथ बादल और धुंध को ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुआ से उसे हटा दिया गया हो। एक असाधारण और मजबूत सफेद सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और वह बादलों को चीरता हुआ अत्यंत तीव्र गति से उसके पास पहुंचा। वूश। पलक झपकते ही एक सफेद सारस जो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद था सबके ऊपर आसमान में प्रकट हुआ और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक स्पष्ट चीख निकाली। सभी की निगाहें पहले ही क्षण सफेद सारस पर टिक गई और काले रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की जो अतुलनीय रूप से नाजुक और आकर्षक दिख रही थी अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे वहां खड़ी थी। उसके बाल बादलों की तरह सुंदर और घुंघराले थे तथा उसका शरीर बहुत सुंदर था तथा उसका स्वभाव ऐसा था कि ऐसा लगता था कि वह हवा से उड़ जाएगी, जिससे कई लोग मन ही मन मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सोंगलिन फर्श पर लेट गया और आलस से अपनी आंखें खोली और उसने उस युवा लड़की की ओर देखा जो सफेद क्रेन के ऊपर सवार थी और फिर हल्के से बुदबुदाया, ओह डुआनमू, तुम्हारी मिस्सू आ गई है। डुआनमुजे ने डुकिंशी की ओर देखा जो उसके बगल में था और उसके मुंह के कोने फड़क उठे और वह धीमी आवाज में गुस्से से चिल्लाया, मेरी मिस्सू से आपका क्या मतलब है? उसका सु जियाओ मुझसे क्या रिश्ता है? सोंगलिन ने तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ लिया और सोंगलिन कुछ कहने ही वाला था कि डुआनमुजे ने सोंगलिन के मुंह को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर डुआनमुजे ने पास में खड़े डुकिंशी की ओर शर्मिंदगी से मुस्कुराया, यह आदमी फिर से नींद में बात कर रहा है। डुकिंशी ने डुआनमुजे के स्पष्टीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर जो उसकी घूंघट के नीचे छिपा हुआ था उसकी गहरी और सितारों जैसी आंखें लगातार चेंशी को देख रही थीं और उसकी खूबसूरत बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो। इस समय चेंशी ने अपना सिर नीचे कर लिया था जिससे अन्य लोग उसके भाव नहीं देख सके, लेकिन डुकिंशी की करीबी निगाहों के नीचे उसने अभी भी उसके शरीर में हल्की कंपन महसूस की और ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव वाली भावनाओं को बलपूर्वक दबा रहा था। जिस क्षण सु जियाओ प्रकट हुआ उसका मन असामान्य रूप से अव्यवस्थित हो गया। क्या ये हो सकता है? सही, उस साल चेंशी की सगाई जिस लड़की से हुई थी वह निस्संदेह सु जियाओ ही है। डुकिंशी के मन में ज्ञान की एक चमक उभरी। उसने पाइन मिस्ट सिटी में चेंशी के बारे में विभिन्न अफवाहों को याद किया और अंततः समझ गई कि क्या हो रहा था। वह अपने हृदय में हल्की सी आह भरने से स्वयं को रोक न सकी। उसके विवाह अनुबंध को सु कबीले ने सबके सामने फाड़ डाला। शायद आज तक उसने अपने दिल से ऐसा कोई झटका नहीं निकाला होगा। ये ड्रैगन लेक सिटी के सु कबीले की सबसे बड़ी युवा मिस है। तो क्या वह मिस सु है जो ड्रैगन लेक सिटी के 2 गौरवों में से एक है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। मिस सु की साधना अत्यंत असाधारण है, अन्यथा वह ड्रैगन लेक सिटी में कैसे प्रतिष्ठित हो सकती थी जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य हैं और एक ही बार में ड्रैगन लेक सिटी के दोहरे गौरव में से एक होने का गौरव प्राप्त कर सकती थी।
इस समय स्पिरिट केव झील के पास मौजूद हर व्यक्ति ने सुजियाओ की पहचान ली थी और चर्चा में आश्चर्य, प्रशंसा और आराधना के भावों की कमी नहीं थी। हवा में उड़ते हुए सुजियाओ के चेहरे पर उदासीनता थी, मानो उसे नीचे बैठे सभी लोगों का उत्साह महसूस नहीं हो रहा था, और उसने दूर की ओर अपनी नजर घुमाई। धीरे धीरे सभी लोग उसकी हरकतों से आकर्षित हो गए और उनकी निगाहें लगातार उसी दिशा में टिक गईं। हाँ, मैंने मिस्सू को इंतजार करवाया है। कुछ ही क्षणों के बाद एक जोरदार हंसी के साथ, जो कि बिजली की गड़गड़ाहट के समान थी, बादलों से घिरे आकाश के भीतर से एक रक्तलाल प्रकाश सीटी बजाता हुआ निकला, और एक क्रूर प्रभावशाली ढंग ने तुरंत ही आकाश और पृथ्वी को भर दिया। इस विकट, अहंकारी और अनियंत्रित ढंग को देखकर सभी के दिल कांप उठे और उनके चेहरे पर आश्चर्य और घबराहट के भाव उभरने लगे। तो फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रक्त जैसी लाल रोशनी तेजी से रुक गई और अब सभी को उस व्यक्ति का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस व्यक्ति ने सोने की कढ़ाई वाला काला लबादा पहना हुआ था, उसकी चौड़ी छाती और चौड़ी नाक थी तथा घने लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे। वह एक तलवार के ऊपर खड़ा था जो ताजे खून की तरह गहरे लाल रंग की थी, और एक भयंकर और अनियंत्रित तरीके से आकाश की ओर बढ़ते हुए वह खुलेआम सभी के सामने अपनी ताकत का बखान कर रहा था। रेड लॉर्ड्स ब्लेडसोल तलवार, वह छोटा तलवार शैतान है। कैन बिन, ड्रैगन लेक सिटी के कैन कबीले की तलवार की खेती करने वाली प्रतिभा, किसी ने आश्चर्य से कहा, और तुरंत ही वहां हंगामा मच गया। जब उन्होंने काले वस्त्र पहने उस आकृति को देखा जो हवा में रक्तलाल तलवार के ऊपर खड़ी थी, तो उनकी निगाहें भय और श्रद्धा से भर गईं। इस व्यक्ति की हत्या की मंशा इतनी गहरी है कि जाहिर है कि उसने अनगिनत खूनी हत्याएं देखी हैं। चेनशी, जो विचारों में खोया हुआ था, वह भी झटके से जाग उठा। उसने अपना सिर उठाकर काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ओर देखा जो हवा में खड़ा था, और उसकी दुर्जय आत्मा ने उसे दूसरों की तुलना में अधिक चीजें देखने की अनुमति दी। ओह दुआनमू, तुम्हारा पुराना प्रतिद्वंद्वी भी आ गया है। यदि आप अभी भी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आपकी मिस्सू को वह जब्त कर लेगा। सॉन्गलिन की सुस्त आवाज एक बार फिर उसके मुंह से अस्पष्ट रूप से निकली, और डुआनमुजे के माथे की नसें धड़कने लगी जैसे उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, वह मेरी मिस्सू नहीं है। जिसे मैं पसंद करता हूं वह है किंगशी। शब्द उसके मुंह से निकले भी नहीं थे कि डुआनमुजे ने अचानक डू किंगशी को उसकी ओर ठंडी निगाहों से घूरते हुए देखा। वह जो कुछ कहने वाला था उसे बलपूर्वक निकलते समय उसका हृदय कांप उठा तथा उसके चेहरे पर अत्यंत शर्मिंदगी का भाव था। चेनशी ने इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान पहले ही दूर से हो रही चर्चाओं पर केंद्रित हो चुका था। अजीब बात है, आज इतने सारे वायलेट पैलेस दायरे के साधक क्यों आए हैं? केवल जनजात क्षेत्र साधक और उससे नीचे के लोग ही दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में प्रवेश करने में सक्षम हैं। यह बहुत अजीब है। इस वर्ष दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों के लिए न केवल बड़ी संख्या में वायलेट पैलेस दायरे के साधक यहाँ मौजूद हैं, बल्कि पाइन मिस्ट सिटी के बाहर से आए साधकों की संख्या भी यहाँ की आधी संख्या है। ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। इसमें अजीब महसूस करने वाली क्या बात है? वायलेट पैलेस क्षेत्र के साधकों को केवल एक एसेंशियल गोली की आवश्यकता होती है और वे अपनी साधना को एक क्षेत्र तक कम करने में सक्षम होते हैं ताकि इसे जनजात क्षेत्र के पूर्णतः स्तर पर बनाए रखा जा सके। दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान है। यह नहीं हो सकता। यदि वे भाग लेते तो क्या हम जनजात क्षेत्र साधक एक भी हानिकारक मोती प्राप्त करने में असमर्थ नहीं होते? चिंता मत करो, इन वायलेट पैलेस रियल साधकों की पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है। क्या वे अपनी स्थिति के कारण इन घातक मोतियों की परवाह करेंगे? उनका उद्देश्य निश्चित रूप से तलवार अमर निवास है, जिसने बहुत चर्चा को जन्म दिया है। यदि ऐसा नहीं भी है तो भी वे निश्चित रूप से यहाँ किसी और उद्देश्य से आए हैं। वैसे भी वे निश्चित रूप से यहाँ हानिकारक मोतियों के लिए नहीं आए हैं। पर फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डू किंगशी का 3 लोगों का समूह यहाँ आया होगा। इसलिए उनके पास एसेंशियल गोली जैसी कोई चीज होती है और वे अपनी साधना को जनजात क्षेत्र तक कम करने में सक्षम होते हैं। चेनशी पहले तो अभी भी इस मामले के बारे में सोच रही थी। अब जब उसने आसपास की चर्चा सुनी तो वह अचानक समझ में आने के बिना नहीं रह सका। फिर उसने बाहें सिकोड़ लीं, लेकिन उस अमर तलवार का निवास कहाँ है? चेनशी को अंदर से सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि अभी हाल ही में उसने डू किंगशी, दुआनमुजे, सोंगलिन, सुजियाओ और कैन बिन को देखा था, जो ड्रैगन लेक सिटी की युवा पीढ़ी के 5 प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी पृष्ठभूमि भी बाकी लोगों की तरह ही दुर्जय थी। तो फिर कितने अन्य भयानक शक्तियों वाले विशेषज्ञ की छाया में छिपे हुए थे? भाई कैन, चलो हम भी नीचे चलते हैं और इंतजार करते हैं। दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन लगभग 15 मिनट में दिखाई देगा। सुजियाओ ने हवा में ही कैन बिन को हल्के से सिर हिलाया और उसकी निगाहें, जो पानी की तरह शांत और भावहीन थी, नीचे की ओर बढ़ गई। उसने जल्दी से अपना लक्ष्य पा लिया। फिर वह धीरे से नीचे उतरी। यदि आप जोर दे रहे हैं, कैन बिन ने हंसते हुए अपनी रेड लॉर्ड्स ब्लेडसोल तलवार को एक तरफ रख दिया और नीचे की ओर चमकने के लिए उसका पीछा किया। उन दोनों में से एक का स्वभाव उदासीन था, दूसरा अभिमानी और अनियंत्रित था, और उनकी साधना और पहचान अत्यंत चौंकाने वाली थी। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, भीड़ ने जानबूझकर उन दोनों के लिए रास्ता खोल दिया। सुजियाओ ने आसपास से आ रही उत्साही प्रशंसा भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और वह सीधे चेनशी के 4 लोगों के समूह के स्थान पर चली गई। फिर रुककर मीठी मुस्कान बिखेरी। भाई डुआनमू, भाई सॉन्ग, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों भी यहाँ होंगे। मिस्सू, क्या आप भी यहाँ नहीं हैं? ये कहते हुए डुआनमुजे खड़े हुए और हल्के से मुस्कुराए। वह हमेशा की तरह सफेद कपड़े पहने हुए था और काफी सुंदर लग रहा था। जब वे इस समय बोलते थे तो उनका सुरुचिपूर्ण व्यवहार सचमुच उस स्तर पर पहुंच जाता था जिसके कारण अन्य लोग उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाते थे। सुजियाओ के साथ बैठे कैन बिन की तुलना में उनके स्वभाव और दिखावट भिन्न थे, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर दृढ़ आत्मविश्वास का प्रभाव था जो समान रूप से मेल खाता था। ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप सभी लोग बातचीत करें। इसके बजाय सॉन्गलिन पूरी तरह से उदासीन था और वह अभी भी एक पग की तरह लेटा हुआ था और कुछ बुदबुदा रहा था, इससे पहले कि उसकी पलकें एक बार फिर झुक जाती और वह जोर से खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो जाता। डुआनमुजे और कैन बिन की तुलना में थका हुआ और सुस्त सॉन्गलिन किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कुलों में से एक सोंग कबीले से आया हो।
सू जियाओ हल्के से मुस्कुराई और फिर डू किंगशी की ओर देखने लगी जिसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। बड़ी बहन किंगशी, आप भी तलवार रामा के निवास के लिए आई हैं? आप क्या सोचते हैं? जब उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी तो डू किंगशी ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने सिर पर से काला पर्दा हटाया, जिससे उसका ठंडा और बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। उसकी चमकदार आंखें पानी की तरह साफ थीं और उसके चेहरे जैसे होंठ गुलाबी थे, और उसका शुद्ध सफेद चेहरा पूरी तरह से खिले हुए कमल के समान था जो बेहद खूबसूरत था। जिस समय आसपास के लोगों ने डू किंगशी का रूप देखा, वे सभी अचंभित रह गए और उसकी सुंदरता से अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। बेशक ऐसा ही है, अन्यथा बड़ी बहन किंगशी इतने लंबे समय तक इस छोटे से पाइन मिस्ट सिटी में क्यों आती और रहती? सू जियाओ हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अमर तलवार का निवास केवल एक ही है और उसे पाने के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। चूंकि यह ऐसा है तो हम इसका उपयोग दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन में विजेता का फैसला करने के लिए करेंगे। डू किंगशी ने बहुत ही सीधे तरीके से जवाब दिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी और उसमें हत्या करने का निर्णय लेने का भाव था। मेरा भी यही इरादा था, सू जियाओ ने जवाब देते हुए मुस्कुराई। फिर उसने अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। वहां चेंची पैर मोड़कर बैठी थी। सू जियाओ और कैंग बिन के प्रकट होने के साथ ही आसपास के लोगों की नजरें पहले से ही उन पर टिकी थीं। डुआनमुजे पहले ही आ गया था और हर कोई उसकी पहचान पहले से ही जानता था। इसके अलावा जब सू जियाओ ने डू किंगशी का नाम पुकारा तो डू किंगशी के सुंदर और परिष्कृत रूप को देखकर अधिकांश लोग यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि यह महिला निश्चित रूप से ड्रैगन लेक सिटी के डू कबीले की पसंदीदा प्रतिभाशाली महिला थी। डू किंगशी को सू जियाओ के साथ ड्रैगन लेक सिटी के जुड़वां गौरवों में से एक कहा जाता था। जहां तक सोंगलिन का सवाल है तो उसका नाम सुनकर ही उन्हें पता चल गया। यह थका हुआ और नींद में डूबा हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कुलों में से सोंग कबीले का था। सू कबीले, कैन कबीले, डुआनमू कबीले, डू कबीले, सोंग कबीले, 5 युवक और युवतियां जो क्रमशः ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कुलों में से एक से थे। इसके अलावा वे सभी युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो सुर्खियों में छाए हुए थे। सामान्यतः वहां उपस्थित लोग इतनी बड़ी लाइनअप कैसे देख सकते थे? इसलिए इस समय जब उन्होंने सू जियाओ को चेंची पर अपनी नजर डालते देखा तो वहां मौजूद लोग अपने दिल में अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सके। यह आदमी कौन है? वह 5 ऐसे युवाओं के साथ घुलने मिलने में सक्षम है जिनकी पृष्ठभूमि गहन और उत्कृष्ट है। क्या ये हो सकता है कि वह 6 महान कुलों में से अंतिम कुल, फैन कुल का शिष्य हो? इस समय जमीन पर पैर फैलाकर बैठी चेंची निस्संदेह सभी के ध्यान का केंद्र बन गई थी। सू जियाओ की निगाह उदासीन और शांत थी क्योंकि वह चुपचाप अपने सामने खड़े युवक को देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार शांत थी और इस कारण अन्य लोग यह नहीं समझ सके कि वह अपने हृदय में क्या सोच रही थी। आप चेंची हैं? थोड़ी देर बाद सू जियाओ ने धीरे से ऐसी आवाज में बात की जिसमें अहंकार की झलक थी। चेंची। जैसे ही उसके शब्द गूंजे आसपास के सभी लोग भ्रमित हो गए और केवल पाइन मिस्ट सिटी से आए लोगों में ही यह नाम सुनकर थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। पाइन मिस्ट सिटी में कौन ऐसा है जो चेंची द जिंक्स के महान नाम को नहीं जानता? ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे ये जानते थे कि जब उन्होंने चेंची को ड्रैगन लेक सिटी के महान कुलों के शिष्यों के साथ देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। लानत है, यहाँ पर यह दुर्भाग्य क्यों है? क्या वह व्यक्ति असफल नहीं है जो केवल ताबीज बनाना जानता है? वह दक्षिणी बर्बरीक नैद डोमेन परीक्षणों में भी क्यों भाग ले रहा है? किसी को लगा कि इस पर विश्वास करना कठिन है। मुझे अंततः ये याद आ गया। वह पहले यंग मास्टर दुआनमू के पीछे छिपा था और हम सभी यंग मास्टर दुआनमू के सुरुचिपूर्ण आचरण से आकर्षित थे, इसलिए हमने इस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। किसी ने इस अवसर का लाभ उठाकर डुआनमुजे की चापलूसी की। ऐसा नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को मिस्सू जैसी हस्ती नाम से पुकार सकती है वह कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? अरे दोस्त, ये चेंची वास्तव में कौन है? पाइन मिस्ट सिटी के बाहर से आए साधक अत्यंत उत्सुक थे और वे सभी चेंची की पहचान के बारे में पूछताछ करने लगे। हाँ, आप सभी बहुत युवा हैं और आप सब बकवास कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मिस्सू की सगाई कई साल पहले चेंची से हुई थी। ये लगभग तब की बात है जब वह 4 साल का था। किसी ने कई साल पहले चेंची के विवाह अनुबंध को तोड़े जाने के दृश्य के बारे में बेशर्मी से बात करना शुरू कर दिया। चेंची चुप रहा क्योंकि उसने आसपास से चर्चा की हलचल भरी आवाजें सुनी और उसका चेहरा बेहद शांत था, मानो आसपास की हर चीज उससे संबंधित नहीं थी। अरे बदकिस्मती, ये असली तो नहीं है न? डुआनमुजे ने आश्चर्य प्रकट किया और उसकी आंखों में खुशी और उपहास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्सू का उसके साथ ऐसा अतीत होगा। कैनबिन, जिसने अपने दोनों हाथ सामने की ओर मोड़ रखे थे, ने आश्चर्य से चेंची की ओर देखा और उसकी आंखों से घृणा और तिरस्कार झलक रहा था। लेकिन अगर मैं होती तो निश्चित रूप से इस तरह के कूड़े से शादी नहीं करती। आसपास के लोगों की खिल्ली और उपहास के बीच चेंची खड़ा हुआ और सू जियाओ को घूरते हुए अचानक पूछा, आप मेरे दादा की मौत से संबंधित हैं, है ना? मैं। सू जियाओ दंग रह गई, फिर उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और वह भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्या आपके दादा की मौत का मुझसे कोई लेना देना है? काम करने की हिम्मत, पर स्वीकार न करना। चेंची ने सवाल पूछना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेंची द्वारा पूछताछ से सू जियाओ अपने दिल में बेहद क्रोधित थी और उसने एक एक शब्द कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एक गरीब परिवार के कूड़ेदान के सामने खुद को समझाऊंगी? आपको ये समझना होगा कि हमारे कुलों के बीच विवाह अनुबंध अब अस्तित्व में नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे किसी परेशानी का सामना करने की चिंता नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? जब सू जियाओ ने चेंची को चुप देखा तो उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक उभरी और उसका स्वर और भी बेलगाम हो गया। वैसे भी अगर मैंने तुम्हारे दादा को मार भी दिया तो भी तुम अपनी थोड़ी सी ताकत से क्या कर पाओगे? याद रखें, कमजोर को कभी बोलने का अधिकार नहीं होगा। गरीब परिवार में रहना एक जन्मजात कमी है और औसत योग्यता एक अर्जित कमी है। आपके पास दोनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। सचमुच हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण। अगर तुमने फिर कभी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा।
अपनी बात समाप्त करने के बाद सुजियाओ मुड़ी और कैंग बिन के साथ चली गई, और जब वह चली गई तो एक विजयी रानी की तरह उसके नाजुक और आकर्षक चेहरे पर अभी भी एक हल्की उदासीन मुस्कान लटकी हुई थी। मिस सु, चेन शी को मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं उसे तब तक अच्छा सबक सिखाऊंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाती। दूर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर ली हुआ है। लेकिन दक्षिणी बर्बरीक निचला क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है, बस अन्य चीजों को अस्थायी रूप से छोड़ दें। ली हुआ है। चेन शी ने अचानक अपना सिर उठाया और दूर भीड़ में उस खूबसूरत युवक को देखा, और वह मन ही मन बुदबुदाया। ली वंश का सबसे बड़ा युवा मास्टर कौन है? आप दोनों उम्मीद के मुताबिक साथ हैं। क्या आप ठीक हैं? ये दूसरी बार था जब डू किंगशी ने चेन शी से यही सवाल पूछा था। चेन शी ने अपना सिर हिलाया और उसका हाव भाव सामान्य हो गया। बचपन से ही उन्हें अनगिनत उपहास और मजाक का सामना करना पड़ा था। सुजियाओ के इस छोटे से प्रहार से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है या वह क्रोधित हुआ। इसके विपरीत, क्योंकि उसने ली हुआई और सुजियाओ को एक साथ देखा था, इससे उसे और भी अधिक यकीन हो गया कि उसके दादा की मौत निश्चित रूप से उन शक्तियों से संबंधित थी जो इन दोनों लोगों का समर्थन करती थीं। डू किंगशी ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि दक्षिणी बर्बरीक निचला क्षेत्र प्रकट होने वाला था। ओम। कुछ ही क्षणों के बाद स्पिरिट केव झील के आसपास अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। झील की मूलतः शांत सतह ऐसी लग रही थी मानो उस पर हजारों बम फेंके गए हों, और 30 मीटर से अधिक ऊंची विशाल लहरें धमाके के साथ उठी हों। विशाल लहरें 30 मीटर से अधिक लंबी असंख्य जल ड्रैगन की तरह उछल रही थी जो इधर उधर तैर रही थी और दहाड़ रही थी, और इन हिंसक उतार चढ़ावों से स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई थी। हवा के तेज झोंके सीटी बजाते हुए बाहर निकल रहे थे, मानो तूफान आ गया हो। बूश पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें इस दृश्य पर टिकी थीं। दक्षिणी बर्बरीक निचला क्षेत्र प्रकट होने वाला है, सब लोग पीछे हट जाओ। ठीक जब यह आवाज समाप्त हुई, तरंगों से बने 100 से अधिक जल ड्रैगन स्पिरिट केव झील के ऊपर एक साथ कुंडली बनाकर एकत्रित हो गए और एक विशाल भंवर बना लिया जो पागलों की तरह घूम रहा था। लगभग उसी समय भंवर से एक विशाल चूषण बल निकला और स्पिरिट केव झील से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित आत्मिक ऊर्जा तुरंत ही निगल ली गई। गहरे हरे रंग की घास और पेड़ इतनी तेजी से सूख गए कि उन्हें देखा जा सकता था, और स्पिरिट केव झील के पास एक किसान जो समय रहते पीछे नहीं हटा, वह तुरंत ही भंवर में समा गया। उसका शरीर खून के एक ढेर में बदल गया जो तुरंत गायब हो गया। ध्यान रहे, एक बार जब आप भंवर द्वारा खींच लिए जाते हैं तो आप तुरंत टुकड़ों में बन जाएंगे, भले ही आप गोल्डन कोर रियल्म साधक ही क्यों न हो। वास्तव में चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने पहले का दृश्य देखा तो वे काफी पहले ही 100 मीटर से अधिक पीछे हट गए थे, और जब उन्हें लगा कि भंवर से कोई खतरा नहीं है तो वे अपने दिलों में डर के साथ वहीं खड़े रहे। क्रैकल। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की भयंकर आवाजें गूंजने लगी और एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। विशाल भंवर के पीछे का आकाश मानो किसी देवता के हाथों से कुचल दिया गया हो, वह इंच दर इंच टूट रहा था और एक बड़ा दरवाजा जिस पर काली रोशनियां घूम रही थीं, धीरे धीरे संघनित होकर आकार ले रहा था। इस द्वार के प्रकट होने के साथ ही भयानक चूषण शक्ति गायब हो गई और स्वर्ग और पृथ्वी सामान्य हो गए। चल दर एक आकृति ने दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ने का बीड़ा उठाया। जब अन्य लोगों ने यह देखा तो वे कैसे पीछे रह सकते थे, इसलिए वे असंख्य काले छायाचित्रों में परिवर्तित हो गए और उस दरवाजे की ओर उमड़ पड़े। बड़ी बहन किंगशी, छोटी बहन पहले जाएगी। सुजियाओ ने पलट कर तीखी आवाज में हंसी। उसके पैरों के नीचे सफेद सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे एक फुफकार के साथ दरवाजे के भीतर गायब हो गए। कैनबिन और ली हुआई उड़ती तलवारों पर खड़े होकर उसके पीछे पीछे दरवाजे में प्रवेश करने लगे। चलो हम भी अंदर चलें। दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र की ओर जाने वाला यह दरवाजा केवल 15 मिनट तक ही खुला रहेगा और अगली बार यह 1 महीने के बाद दिखाई देगा। सुजियाओ के समूह के चले जाने के कुछ ही देर बाद डू किंगशी ने चेन शी और अन्य लोगों को दरवाजे के अंदर ले आया। ओम। 15 मिनट के बाद स्पिरिट केव झील के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से लोगों से रहित हो गया और झील के ऊपर का बड़ा दरवाजा अचानक गायब हो गया और बिखरा हुआ आकाश सामान्य हो गया। ट्रेकल। दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र की ओर जाने वाले बड़े दरवाजे के गायब होने के कुछ ही समय बाद स्पिरिट केव झील के किनारे के ऊपर का आकाश कपड़े की तरह फट गया और 2 पतले और सफेद हाथ बाहर की ओर बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद एक लंबा बैंगनी वस्त्र पहने युवक आकाश की धरार से समान कदमों से बाहर आया और उसने अपनी टुड्डी को रगड़ते हुए स्पिरिट केव झील के ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे की विशेषताएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी मूर्तिकार ने उसे ध्यानपूर्वक तराशा हो। वह असाधारण रूप से सुंदर था, उसकी निगाहें भयंकर थीं और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसकी पुतलियों के भीतर बैंगनी बिजली की 2 गेंदें घूम रही हों जो उसमें एक विचित्र और रहस्यमय आभा भर रही थीं। अरे, तो यह एक बंजर भूमि माध्य है जो एक स्थानिक दरार के भीतर मौजूद है। मैंने सोचा कि यह एक छोटी सी दुनिया है जिसका अन्वेषण नहीं किया गया है। अब मैं बर्बाद हो गया। अगर मैं उस अनियंत्रित छोटी लड़की द्वारा पकड़ा गया तो मैं। बैंगनी वस्त्र पहने सुंदर युवक के चेहरे पर एक खींच भरी अभिव्यक्ति उभरी। फिर उसने कुछ नोटिस किया और उसकी तलवार के आकार की भौहें भयंकर रूप से सिकुड़ गई। उसका शरीर एक झटके के साथ उसी स्थान पर गायब हो गया, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। वह फिर भाग गया। ये कमबख्त कमीना। आकाश में जोरदार धमाका हुआ जिससे एक गहरा और उदास रास्ता दिखाई दिया और एक नाजुक दिखने वाली और सुंदर आकृति वाली युवती गुस्से में बाहर निकली। उसने अपनी निगाहें आसपास की ओर घुमाई और ऐसा लगा कि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहती थी। फिर उसने तेजी से जमीन पर पैर पटका और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक बार फिर अंतरिक्ष में मार्ग में लौट आई। दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला के 5000 किलोमीटर क्षेत्र का मध्य भाग वास्तव में दक्षिणी बर्बरीक निषिद्ध क्षेत्र की सार्वजनिक रूप से स्वीकृत गहराई थी। एक चट्टान के झरने के सामने आकाश में अचानक लहरों के घेरे दिखाई दिए और लहरों के बीच से एक लंबा व्यक्ति बाहर आया। ये चौंकाने वाली बात थी कि ये पहले वाला बैंगनी वस्त्र पहने युवक था।
ओह, वास्तव में बहुत सारे महान राक्षस हैं। बुरा नहीं है, सचमुच बुरा नहीं है। कुछ समय के लिए यहाँ छिपना एक अच्छा विकल्प लगता है। जैसे ही वह बोल रहा था, बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और अपने चारों ओर देखा। फिर उसने अपना पतला और सफेद दाहिना हाथ आकाश की ओर हल्के से पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया और एक बड़ा काला अजगर जो बाल्टी की तरह मोटा था, अचानक उसके पहले खाली हाथ में प्रकट हुआ। इस विशाल अजगर पर एक छोटा सा रक्त लाल सींग था। इसका पूरा शरीर बादलों के निशानों की तरह शल्कों की परतों से ढका हुआ था और इसके पेट के नीचे 4 सुनहरे छोटे छोटे पंजे भी निकले हुए थे। ओह, जल्द ही बार ड्रैगन में बदल जाएगा। दुर्भाग्यवश तुमने 5000 वर्षों से अधिक समय तक व्यर्थ ही साधना की है और अंत में तुम केवल आज्ञाकारी होकर ही मेरे पेट का भोजन बन सकते हो। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया। उसने उस विशालकाय अजगर की आंखों से निकल रहे याचना भरे भाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों से बल लगाया और वे नुकीले किनारों की तरह विशालकाय अजगर के सिर में गहराई तक धंस गए। धमाका! विशालकाय अजगर का सिर तुरंत ही खूनी बारिश में बदल गया, जिसने आकाश को ढक लिया और नीचे की ओर बरसने लगा। बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक की आंखें, जो 2 बैंगनी भंवरों के समान थीं, थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके मुंह के कोने हल्के ब्लेड जैसे कोन में मुड़ गए। उसने अपना सिर उठाया और लाल जीभ बाहर निकाली। फिर उसने खून को अपने शरीर पर फैलने दिया और इस प्रकार के खूनी और जंगली भोज का खुलकर आनंद लिया। टकराना। चेंगशी अभी स्थिर होकर खड़ा था और उसे अपने आसपास के दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी एक काली आकृति उसकी ओर झपटी। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे 30 मीटर दूर जमीन पर उड़ती हुई काली आकृति सीधे चकनाचूर हो गई। गर्जन! वह काली आकृति जमीन पर लेटी हुई थी और इस दुनिया को छोड़ने की अनिच्छा से चीख रही थी। केवल अब चेंगशी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह काली आकृति वास्तव में एक बछड़े के आकार का एक जंगली जानवर था, जिसका स्वरूप बहुत भयानक था। इसका पूरा शरीर ग्रेफाइट की तरह काला था, इसकी आंखें पीतल की घंटियों की तरह गहरे लाल रंग की थीं तथा इसकी आभा क्रूर और भयंकर थी। खतरनाक जानवर, यह दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन है। चेंगशी ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और उसने केवल इतना देखा कि यहाँ आकाश शीशे जैसे भूरे बादलों की एक मोटी परत से भरा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से गहरे लाल रंग को प्रकट कर रहा था। जमीन चट्टानों और रेत से भरी हुई थी और जब तीखी ठंडी हवा गुजरती थी तो रेत और धूल हवा में उड़कर धुंध की तरह फैल जाती थी, जिससे यह देखना असंभव हो जाता था कि दूरी पर अंत कहाँ है। टकराना। बर्फ की तरह ठंडी एक तलवार की रोशनी चमकी और चेंगशी द्वारा मारे गए उस खतरनाक जानवर के सिर में तुरंत ही अंगूठे के आकार का छेद हो गया। खतरनाक जानवर ने जमीन पर गिरने से पहले एक दयनीय चीख निकाली। ये सभी घातक जानवर घातक क्यूई से संबंधित हैं और कोई यह कह सकता है कि वे अमर हैं। एक खतरनाक जानवर अपनी लड़ाकू क्षमता तभी खोता है जब उसका सिर तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर मौजूद खतरनाक मोती निकाल लिया जाता है। फिर यह हानिकारक क्यूई में परिवर्तित हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। डूकिंगशी बगल से आगे आई और उसने उस खतरनाक जानवर की लाश के सिर से कबूतर के अंडे के आकार का एक काले रंग का मोती निकालते हुए समझाया। ओह देखो, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जब हम यहाँ से चले जाए तो आप इन्हें कुछ आत्मिक पत्थरों से बदल सकते हैं। डूकिंगशी ने लापरवाही से अपने हाथ में पकड़े हुए घातक मोती को चेंगशी की ओर फेंक दिया। चेंगशी को जब ये घातक मोती मिला तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी। उसने देखा कि उसके प्रति डूकिंगशी का रवैया बहुत बदल गया था और उसमें हल्की सी देखभाल की अतिरिक्त झलक थी। चल दर, हम दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन के भीतर उड़ नहीं सकते। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। अगर हम 1 महीने के भीतर वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो हम यह अवसर गंवा देंगे जो हमें मिलना मुश्किल था। डूकिंगशी ने चेंगशी द्वारा इस देखभाल के कारण की सावधानीपूर्वक सराहना करने की प्रतीक्षा नहीं की और दूर की ओर चल दिया। जिंक्स, हमारा अच्छे से पालन करो, ध्यान रखें कि आप पीछे न रहें। डुआनमुज़े ने चेंगशी की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। फिर आगे कूदने से पहले वह उपहास में हंसा और जब वह सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा तो उसकी आस्तीनें सुंदर ढंग से हिलने लगीं। ओह, हमें अपनी यात्रा जल्दी करनी होगी। सोंगलिन अभी भी नींद में था और उसका शरीर नशे में धुत बंदर की तरह फड़फड़ा रहा था। वह धीमा लग रहा था लेकिन वह चमत्कारिक रूप से समूह के पीछे पीछे चल रहा था। चेंगशी ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने स्वर्गीय ड्रैगन के 8 चरणों को निष्पादित किया जो उन्नत चरण तक पहुंच गया था। उसके पैर का सिरा हल्के से जमीन पर पड़ा और इससे पहले कि मिट्टी उछलती, उसका शरीर हवा में उड़ते हुए विलों के बीच की तरह 30 मीटर से अधिक दूर तक फैल चुका था। उनकी गतिविधियां आंखों के लिए सुखद नहीं कही जा सकती थीं, लेकिन वे सरल और चुस्त थी तथा सत्यसार और शारीरिक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन का आकाश हमेशा शीशे के समान धूसर रंग का रहता था तथा हवा में धूल भी फैली रहती थी। जब तेज हवा चलती थी तो पूरा आकाश और पृथ्वी धुंध की एक ऐसी परत से ढक जाती थी जिसे हटाना असंभव था तथा यहाँ यात्रा करते समय खो जाना बहुत आसान था। हालांकि डूकिंगशी के पास एक छोटा और अति सुंदर चांदी के रंग का कंपास था और वे चारों कंपास की दिशा के अनुसार तेजी से आगे बढ़ गए, जिससे उन्हें दिशा पहचानने में समय की बचत हुई। जल्दबाजी में यात्रा करना अत्यंत उबाऊ और शुष्क था और समय समय पर खतरनाक जानवर घने कोहरे से बाहर निकल आते थे। यद्यपि वे चेंगशी के 4 लोगों के समूह को नुकसान नहीं पहुंचा सके, फिर भी उन्होंने उनकी यात्रा की गति को प्रभावित किया। अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए चेंगशी के अलावा सभी ने अपने हथियार निकाल लिए थे। डूकिंगशी के हाथ में एक कांटेदार पूंछ वाला खंजर था जो गहरे हरे रंग की चमक से भरा हुआ था और खंजर के ऊपरी भाग पर एक सजीव नीला कमल था। कमल की पंखुड़ियां सुंदरता और महिमा से खिल उठी। इसका नाम यूनिटी अज़ुरलोट्स डैगर था और यह एक वर्गीकृत जादुई खजाना था। डुआनमुज़े के हाथ में तलवार 0.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी। उसका ब्लेड शरद ऋतु के पानी के विस्तार जैसा था। तलवार पर 7 तारे उकेरे गए थे जो इंद्रधनुषी रंग की रोशनी से भरे हुए थे और ठंडी तारों की रोशनी के धब्बे सुंदरता से टिमटिमा रहे थे, जिससे यह आत्मा से भरा हुआ लग रहा था। इसका नाम 7 स्टार रेनबो स्वॉर्ड था और यह भी एक वर्गीकृत मैजिक ट्रेजर था। जहां तक सोंगलिन का प्रश्न है, उसके हाथ में एक छतरीनुमा हथियार था।
छतरी का ढांचा चमकदार काले रंग का था और उस पर अनगिनत घने अक्षर अंकित थे। छतरी की सतह 1080 के हुकों से बनी थी जो एक साथ जुड़े हुए थे और यह एक भयावह और जानलेवा आभा से भरी हुई थी। इसका नाम स्काईनेट था, जेंट्रो अम्ब्रेला था और यह निस्संदेह एक वर्गीकृत मैजिक ट्रेजर भी था। इसके अलावा खुद को अच्छी तरह से बचाने के लिए अपने हाथों में हथियारों के अलावा उन तीनों ने विभिन्न उपकरण पहने थे जो चमकदार रोशनी से टिमटिमाते थे, जैसे कवच, कंधे की रक्षा, ब्रेसर और एक बेल्ट। यहाँ तक कि उनके पैरों में पहने जाने वाले जूते भी असाधारण गुणवत्ता वाले और अत्यंत उपयोगी थे। ये सब देखकर चेंशी की आंखें चकाचौंध हो गई और वह तड़प से भर गया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि महान कुलों के इन शिष्यों के पास जो विभिन्न जादुई खजाने थे वे कोई साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। यद्यपि एसेंसियल गोली के कारण डूकिंशी के 3 लोगों के समूह की शक्ति, जो पूरी तरह सुसज्जित थी, जन्मजात क्षेत्र के पूर्णतः स्तर पर बनी रही, तथापि उनकी युद्ध शक्ति की प्रबलता समान साधना वाले एक साधारण साधक से कहीं अधिक थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई खतरनाक जानवर उनकी ओर आ रहा है, उनमें से एक ने बाकी तीनों को हराकर उस पर हमला कर दिया और उन तीनों को एक ही बार में मार गिराया, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिला। चेंशी ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी। ये तलवार पूरी तरह से हल्के नीले रंग की थी और इसकी धार भी तेज थी और इसका नाम एजोबोल तलवार था। यह वह तलवार थी जिसे उसने पेई को खरीदने के लिए सौंपा था जब वह शांत कमरे में बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था और अराजक विंस्प्रिट तलवार तकनीक के साथ मिलकर इसकी कीमत उसे 2000 से अधिक स्पिरिट क्रिस्टलों के रूप में चुकानी पड़ी थी। यदि उसने 2 मुंह वाले वायलेट राइनो जैसे बड़े दानों को नहीं मारा होता और अप्रत्याशित रूप से 3000 स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए होते, तो वह इस एजोबोल तलवार को खरीदने में असमर्थ होता, जिसने उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार का मानक प्राप्त कर लिया था। तुलनाएं वास्तव में घृणित थीं। हालांकि चेंशी पहले से ही अपनी एजोबोल तलवार को प्राप्त करने में सक्षम होने से संतुष्ट था। आखिरकार उनकी परिस्थितियां और संसाधन उन महान कुलों के शिष्यों के साथ तुलना करने में पूरी तरह से असमर्थ थे जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ईर्ष्या और जलन की अपेक्षा ये सोचना बेहतर था कि भविष्य में इन चीजों को अपने प्रयास से कैसे प्राप्त किया जाए। यही वह मामला था जो सचमुच महत्वपूर्ण था। पूरे रास्ते में डूकिंशी के 3 लोगों के समूह की उपस्थिति के कारण चेंशी को व्यवहारिक रूप से लड़ने का अवसर नहीं मिला। वह केवल तभी दौड़कर आता था जब दुष्ट जानवर मारे जाते थे ताकि उसके सिर में छिपे दुष्ट मोती को निकाल सके। 2 घंटे से भी कम समय में उसने वास्तव में 300 से अधिक मोती एकत्र कर लिए, जिन्हें अप्रत्याशित धनराशि माना जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि ये घातक मोती कितने आत्मिक पत्थरों के मूल्य पर बिकते होंगे। मैंने सुना है कि लोग इसे केवल दार्चू राजवंश की राजधानी सिल्कन सिटी में ही खरीदते हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो मेरे लिए हानिकारक मोतियों को आत्मिक पत्थरों में बदलना थोड़ा कठिन हो जाएगा, चेंशी ने मन ही मन सोचा। दार्चू राजवंश की राजधानी सिल्कन सिटी दक्षिणी क्षेत्र से पूरे 500,000 किलोमीटर दूर थी। वह जादुई खजाने को नियंत्रित करने और उस पर उड़ान भरने में तभी सक्षम होगा जब वह वायलेट पैलेस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन बिताए बिना वहां यात्रा करना मुश्किल था। उन्हें क्यों बेचें? मेरे अवलोकन के अनुसार इस छोटे मोती में अत्यंत दुर्लभ नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई का एक छोटा सा अंश है। जब आपकी साधना पुनर्जन्म क्षेत्र तक पहुंचती है तो पुनर्जन्म चक्र को संघनित करने के लिए उपयोग किए जाने पर इसके प्रभाव की अद्भुतता आपकी कल्पना से परे होगी। जीयू की आवाज अचानक चेंशी के दिल में गूंजी, जिससे उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया, फिर सामान्य हो गया। वह बहुत पहले से ही मैनर की इस अपरंपरागत आत्मा की विभिन्न अथाह क्षमताओं का आदी हो चुका था। फिर भी ये पहली बार था जब वह अपनी आत्मा के माध्यम से जीयू के साथ संवाद कर रहा था और वह जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम मेरे विचारों को समझने में सक्षम हो? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें उस घातक मोती को पकड़े हुए और बाहें सिकोड़कर गंभीरता से सोचते हुए देखा था। यह अनुमान लगाना आसान था, जीयू ने उत्तर दिया। चेंशी को अचानक समझ आ गई और उसने अनजाने में ही अपने दिल में राहत की सांस ली। किसी के अपने हृदय के रहस्यों और विचारों को किसी दूसरे द्वारा आसानी से जान लिया जाना और समझ लिया जाना ऐसी बात है जिसे कोई भी व्यक्ति कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, आपने कहा कि इस घातक मोती में नेथेरिज्म घातक क्यूई का एक छोटा सा हिस्सा है। अपने दिल की चिंताओं को दूर करने के बाद चेंशी को अचानक जीयू के शब्दों का अर्थ समझ में आया और उसका दिल कांप उठा। आकाश और पृथ्वी में अनेक अकल्पनीय दुष्टियां समाहित थीं और वे 3 श्रेणियों में विभाजित थीं। ये रैंक स्वर्ग रैंक, पृथ्वी रैंक और नश्वर रैंक थे। इन रैंकों को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात उच्च ग्रेड, मध्यवर्ती ग्रेड और निम्न ग्रेड। संक्षेप में 3 रैंक और 9 ग्रेड थे। सामान्य सोलस्मेल बेलेफुल क्यूई और आइसोल बेलेफुल क्यूई दोनों ही निम्नतम निम्न श्रेणी के नश्वर श्रेणी बेलेफुल क्यूई से संबंधित थे, जबकि वे घातक किस जो पृथ्वी रैंक प्राप्त कर चुके थे दुर्लभ घातक किस की श्रेणी में आते थे। स्वर्ग श्रेणी प्राप्त कर चुके घातक क्यूई दुर्लभ खजाने थे जो केवल भाग्य से ही प्राप्त हो सकते थे, उनकी खोज नहीं की जा सकती थी। नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई एक प्रकार का स्वर्ग श्रेणी बेलेफुल क्यूई था। स्वर्ग श्रेणी के किस ग्रेड से यह संबंधित था ये चेंशी को भी नहीं पता था, क्योंकि स्पष्टतः इस पहलू से संबंधित जानकारी पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। लेकिन फिर भी केवल 2 शब्दों स्वर्ग रैंक से चेंशी ने यह पुष्टि करने का साहस किया कि जब तक वह यह कहने का साहस करता है कि उसके पास नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई है तो यह निश्चित रूप से अनगिनत महान साधकों की लालसा को आकर्षित करेगा। इसका कारण यह था कि जब कोई साधक पुनर्जन्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था तो उसे दांतियन के भीतर पुनर्जन्म चक्र को संघनित करने के लिए घातक क्यूई का प्रयोग करना पड़ता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पुनर्जन्म क्षेत्र में 7 परिवर्तन थे, प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक पुनर्जन्म चक्र। इसके अलावा पर्याप्त सच्चे सार के अलावा जब कोई पुनर्जन्म चक्र को संघनित करना चाहता था तो हानिकारक क्यूई प्रक्रिया का मूल था। पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक की शक्ति की प्रबलता पुनर्जन्म चक्र को संघनित करने के लिए प्रयुक्त घातक क्यूई के स्तर और श्रेणी से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। एक साधक की साधना जो अपने पुनर्जन्म चक्र को सघन करने के लिए नश्वर स्तर की घातक क्यूई का प्रयोग करता है, स्वाभाविक रूप से उस साधक से बहुत अधिक हार जाएगी जो अपने पुनर्जन्म चक्र को सघन करने के लिए स्वर्ग स्तर की घातक क्यूई का प्रयोग करता है। ये कल्पना करना आसान था कि चेंशी अब कितना उत्साहित हुआ होगा जब उसे पता चला कि इस छोटे से हानिकारक मोती में वास्तव में एक प्रकार का स्वर्ग श्रेणी हानिकारक क्यूई मौजूद है।
बिल्कुल, हालांकि बेलेफुल मोदी के भीतर नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई अत्यंत दुर्लभ है। आपको 10,000 से अधिक बेलेफुल मोदी इकट्ठा करने होंगे। आप कमोबेश नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई की एक हथेली के आकार की गेंद निकालने में सक्षम होंगे। जीयू ने आभारते हुए कहा, यदि आप परेशानी उठाने को तैयार हैं तो मैं आपको निष्कर्षण तकनीक सिखा सकता हूँ। यद्यपि पुनर्जन्म क्षेत्र चेंशी के लिए एक अत्यंत दूर का लक्ष्य था, लेकिन अब नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई को इकट्ठा करने में सक्षम होना भविष्य में इसे इकट्ठा करने के लिए समय बिताने से कहीं बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई एक स्वर्ग श्रेणी की बेलेफुल क्यूई थी, जो केवल भाग्य से ही प्राप्त की जा सकती थी तथा इसकी खोज नहीं की जा सकती थी। चेंशी इस अत्यंत महान अवसर को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। जीयू स्पष्टवादी था और चेंशी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसके दिमाग में एक संक्षिप्त तकनीक का विचार आया। इस तकनीक का नाम एक्सट्रैक्शन आर्ट्स था और यह हानिकारक क्यूई को निकालने में विशेषज्ञता वाली तकनीक थी। इसकी अवधारणा अत्यंत सरल थी और इसे क्रियान्वित करना कठिन नहीं था। कुछ ही समय में चेंशी ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वर्तमान में अपनी यात्रा में व्यस्त होने के कारण वह एक घातक मोती लेकर इस तकनीक को आजमाने में सक्षम नहीं था। चेंशी चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी तकनीक की साधना ऐसी चीज नहीं है जो कम समय में की जा सके। ताबीज बनाने और पाक कला की तरह जब तक कोई परिश्रम और कड़ी मेहनत से अभ्यास नहीं करता, तब तक इसमें निपुणता प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई के रहस्य का पता लगाने के कारण चेंशी ने और भी अधिक परिश्रम से रास्ते में बेलेफुल मोदी इकट्ठा किए। इस परिवर्तन से डुआन मुजे को तुरंत ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा और उसने उदारतापूर्वक चेंशी का उपहास किया तथा कटु टिप्पणियां की। जैसे एक ऐसा गंवार आदमी जिसने दुनिया नहीं देखी, अत्यधिक लालची और बेशर्म व्यक्ति, एक ऐसा बदकिस्मत व्यक्ति जो लालच में पागलों की तरह धन इकट्ठा कर रहा है। ये कटु टिप्पणियां डुआनमुजे के मुंह से लगातार अलग अलग स्वरों में निकल रही थीं। चेंशी की तुलना में, जो हानिकारक मोती इकट्ठा करने पर केंद्रित थी, वर्तमान डुआनमुजे एक विधवा के समान थी जो लंबे समय से अकेली थी और हमेशा उसके पास शिकायत करने के लिए चीजें थीं। अंत में डूकिंशी सचमुच और अधिक खड़े होकर देखने में असमर्थ थी, इसलिए उसने पलटकर ठंडी निगाह से देखा। तभी डुआनमुजे ने अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। सॉन्गलिन ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और बुदबुदाया, ओह लिटिल जेजे जो संतुलन की परवाह नहीं करता है, वह वास्तव में बहुत प्यारा है। छोटा जेजे, डुआनमुजे की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गई, उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह लगभग गिर पड़ा। अरे बहुत घिनौना। डुआनमुजे का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी बात कहां से शुरू करे, क्योंकि उसने दुख के साथ देखा कि उस दुष्ट व्यक्ति चेंशी के सामने वह कभी भी अपनी सामान्य अवस्था में नहीं था। दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन वास्तव में कितना बड़ा है। लगभग 12 घंटे चलने के बाद भी चेंशी को ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंध में चल रहा है और एक के बाद एक हमला करने वाले खतरनाक जानवरों के अलावा उसने कुछ भी नहीं देखा। इस बार दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या 10,000 से अधिक थी, लेकिन अब तक चेंशी ने डूकिंशी, डुआनमुजे और सोंगलिन के अलावा किसी को नहीं देखा था जो उसके साथ थे। जाहिर है, दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन में प्रवेश करने पर सभी को एक अलग स्थान पर ले जाया गया। डूकिंशी ने अचानक चलना बंद कर दिया, फिर उसने अपने हाथ में नक्शे को देखने से पहले आसमान की ओर देखा और उसने मुड़कर सुझाव दिया, चलो थोड़ी देर आराम करें, हम अगले 15 मिनट में इस धूल भरे दुष्प्न क्षेत्र को छोड़ देंगे और खूनी पर्वत में प्रवेश करेंगे। अनेक संख्या में खतरनाक जानवरों के झुंड ब्लडी माउंटेन में तबाही मचाते हैं। इसके अलावा जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारा सामना अन्य साधकों से होगा। अस्तित्व और घातक मोतियों की खातिर, या शायद उस अमर तलवार के निवास के लिए, असली प्रतिस्पर्धा और नरसंहार बहुत जल्द ही आ जाएगा। उसकी बर्फ की तरह ठंडी आवाज में दुर्लभ गंभीरता का एक अंश था और ये डूकिंशी में बहुत ही कम देखने को मिलता था। इस प्रकार ये स्पष्ट था कि खूनी पर्वत इतना खतरनाक था कि इससे उसे भी परेशानी महसूस हुई। बिल्कुल, कभी कभी दुष्ट जानवरों के नेता दुष्ट जानवरों के झुंड के साथ होते हैं। इन दुष्ट जानवरों के नेताओं के पास वायलेट पैलेस क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर की साधनाएं होती हैं और वे बेहद डरावने होते हैं। हालांकि ये दुष्ट जानवर नेता कभी भी लोगों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब तक कोई उन्हें क्रोधित करता है, ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक आपदा होगी जिनकी ताकत जनजात क्षेत्र के पूर्णता चरण तक ही सीमित है। डुआनमुजे के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। कुछ कहने से पहले वह कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया और उसने बेशर्मी और आत्मविश्वास के साथ शेखी नहीं बघारी, जैसा कि वह आमतौर पर करता था। चेंशी जो पैरों पर पैर रखकर बैठा था और हानिकारक मोतियों की गिनती कर रहा था, उसने जब उन दोनों के चेहरे पर गंभीरता देखी तो ध्यान देना शुरू कर दिया। वायलेट पैलेस दायरे भयंकर जानवर नेता, क्या असली नरसंहार आने वाला है? क्या खूनी पर्वत सचमुच इतना भयानक है? वास्तव में मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक चीज अभी भी वे अन्य साधक है जो हमारे साथ यहाँ आए हैं। सोंगलिन ने बीच में टोकते हुए अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी। क्या वह सुजियाओ और उसके समूह के बारे में बात कर रहा है? चेंशी ने मन ही मन सोचा। डूकिंशी और डुआनमुजे को कुछ पता चल गया और दोनों ने सोंगलिन की ओर अपनी नजरें घुमाई। वे दोनों जानते थे कि यद्यपि ये व्यक्ति आलसी है और सोने का आदी है, मानो ये उसका जीवन है, फिर भी उसका हृदय स्वच्छ दर्पण की तरह है और आसपास की किसी भी परेशानी का संकेत उसकी नजर से बच नहीं सकता। अब जबकि उन्होंने ये कहा है, तो क्या ये संभव है कि उन्होंने कोई बात नोटिस की हो? सोंगलिन ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। किसी भी स्थिति में दक्षिणी बर्बरीक निचले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ऐसा दुर्जेय व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते उन किसानों के बीच छिपा हुआ है। डूकिंशी का चेहरा पहले से ही पूरी तरह गंभीर था जब उसने सोंगलिन को यह कहते सुना। किंशी, तुम्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चाहे ये छिपे हुए लोग कितने भी दुर्जेय क्यों न हो, जब तक वे दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में प्रवेश कर चुके हैं, तब तक उनकी शक्तियां हमारे समान ही जनजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था तक ही सीमित रहेंगी। हम तीनों की एकजुटता हर चीज से निपटने के लिए पर्याप्त है। डुआनमुजे ने हल्की आवाज में सांत्वना दी।
डू किंगशी इसे स्वीकार करने में असमर्थ थी और उसने लापरवाही से एक जगह पर पैर मोड़कर बैठ गई और फिर अपनी आंखें बंद करके विचार करने लगी। पाइन मिस्ट सिटी के बाहर से आए अपरिचित साधकों ने इस बार दक्षिणी बर्बरीक नेदर डोमेन परीक्षणों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में से आधे से अधिक पर कब्जा कर लिया, और भी अधिक घातक मोतियों को हथियाने के लिए या शायद उस अमर तलवार के निवास के लिए ये लोग निश्चित रूप से किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब डू किंगशी की अपेक्षाओं के अनुरूप था, लेकिन जब उसने सोंगलिन की कही बात सुनी और उसे याद आया कि इन साधकों के बीच अभी भी भयानक आकृतियां छिपी हुई हैं, तो वह अपनी सुरक्षा में ढील देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। सोंगलिन की साधना भी उसके समान ही थी, लेकिन उसने जो साधना तकनीक सीखी थी वह अत्यंत अद्भुत थी और वह आसपास के वातावरण में मौजूद खतरों को तीव्रता से समझने में सक्षम थी। इसके अलावा उस व्यक्ति की साधना कितनी भयानक होगी कि वह सोंगलिन को खतरे का एहसास करा सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिणी बर्बरीक नीदर डोमेन इस बार इतनी हलचल पैदा करेगा। सुझाव का समूह पहले से ही सिरदर्द के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब एक और छुपा विशेषज्ञ है। मुझे आश्चर्य है कि सबसे बड़ा विजेता कौन होगा। डू किंगशी ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी और उसका आत्मविश्वास भरा दिल थोड़ा डगमगाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम दिवास्वप्न क्यों देख रहे हो, खाना पकाना शुरू करो। डुआनमुजे ने चेंगशी को घूरकर देखा और फिर मुड़कर डू किंगशी के पास जाकर नम्र आवाज में कहा, किंगशी, हमने इतने लंबे समय तक यात्रा की है, मुझे लगता है कि आप बेहद थक गई होंगी, है ना? आप क्या खाना चाहते हो? उस बच्चे से कहो कि वह इसे तुम्हारे लिए बनाए। चेंगशी ने सीख लिया था कि इस युवा मास्टर की उपेक्षा कैसे की जाए जो उसे समय समय पर उकसाता था, और उसने बहुत स्वाभाविक रूप से डू किंगशी की ओर अपनी नजरें घुमाईं। डू किंगशी ने अपनी आंखें खोली और निर्देश देने से पहले एक क्षण तक विचार किया। यह कोई बुरा विचार नहीं है चेंगशी, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। दक्षिणी बर्बरी अधोलोक के भीतर आत्मिक ऊर्जा सूख गई थी और इसके स्थान पर हानिकारक क्यूई से भर गई थी। यदि किसी के पास अपने सच्चे सार को पुनः प्राप्त करने के लिए औषधीय गोलियां और आत्मा पत्थर न हो, तो घातक मोती इकट्ठा करने के लिए घातक जानवरों को मारना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि जीवित रहना भी एक अत्यंत कठिन बात थी। वह चेंगशी को अपने साथ इसलिए लाई थी क्योंकि चेंगशी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती थी जो आत्मिक ऊर्जा से भरपूर थे। फिर मैं कुछ थकान दूर करने वाले व्यंजन बनाऊंगी और तुम्हें अपनी कुछ शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने दूंगी। चेंगशी ने सिर हिलाया। मैं भी खाना चाहता हूँ, सोंगलिन जोर से चिल्लाया। जब खाने का जिक्र किया गया तो ये लापरवाह व्यक्ति जो हमेशा सोता रहता था, ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में है और वह पूरी तरह से जोश में है। मेरे लिए एक हिस्सा बनाना मत भूलना, अगर तुमने चालाकी की तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। डुआनमुजे को कुछ याद आ गया जब उसने देखा कि चेंगशी कुछ सामग्री निकाल कर खाना बनाने की तैयारी करने लगी है, और उसने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। अरे, तुम हमारे स्प्रिट शेफ के प्रति इतने उग्र क्यों हो? क्या इसका कारण केवल यह नहीं है कि सुबह सुबह 100 ट्रेजर्स पॉरेज खाने को नहीं मिल पाता? भाई डुआनमो, जरा सोचो, अगर वो तुम्हारे कटोरे में थोड़ा जहर डाल दे तो क्या होगा? हाँ, सोंगलिन ने चिल्लाते हुए बड़े जोर से मुस्कुराया। डुआनमुजे दंग रह गया। हाँ, मैं इस पूरे समय उसका उपहास करता रहा हूँ और मौखिक रूप से उसे गालियां देता रहा हूँ। यदि उसके दिल में नफरत है तो ये सचमुच संभव है कि वह ऐसा करेगा। ओह, उसे आपके खाने में जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, उसे बस थोड़ा सा थूकना है या कुछ पेशाब या मल डालना है। अत्यंत लापरवाह सोंगलिन को हार्डकोर चीजों में अत्यधिक रुचि थी, और जितना अधिक वह बोलता उतना ही अधिक उत्साहित होता। ये बहुत घृणित है। डुआनमुजे के मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे। फिर उसने दूर स्थित चेंगशी को देखा, और वह केवल अपने दांत पीस सकता था क्योंकि उसने अंदर ही अंदर निर्णय लिया था, यदि तुमने बाद में भोजन करते समय इस युवा मास्टर को किसी असामान्य स्वाद का आभास होने दिया तो हे भगवान, मैं निश्चित रूप से इस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेंगशी इतना मूर्ख नहीं था और न ही उसके पास सोंगलिन की तरह कट्टर रुचियां थी। वे राक्षसी खूनी पर्वत में प्रवेश करने वाले थे। भले ही वह डुआनमुजे को घृणा करना चाहता था, उसे परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना होगा। आखिरकार डुआनमुजे वर्तमान में चेंगशी के समान ही ग्रुप में था। भले ही वे एक दूसरे को आंखों में खटकते हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनके पास इस नाराजगी को अस्थायी रूप से दबाने और आने वाले खतरों का मिलकर सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रिल्ड मैंडरिन मछली, उतले तले हुए क्रोटन फल, गहरे तले हुए मैंडरिन फिश बॉल, कच्चे स्केलियन के साथ तले हुए मेंटिस श्रिम्प, एमरल्ड मशरूम तेल में ब्रेज्ड पोर्क। कुछ ही समय में चमकदार और लजीज व्यंजनों से भरी प्लेटें कड़ाही से बाहर आने लगीं। संगीत की एक श्रृंखला जो मधुर और कानों को सुखद लगती थी, कलकल करती हुई धारा के समान थी, एक पर्दे के भीतर से निकल रही थी जो आत्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। फूलों, पक्षियों, कीड़ों और मछलियों से सजी स्क्रीन के भीतर डुआनमुजे, डू किंगशी और सोंगलिन एक नीलम गोलमेज के चारों ओर बैठे थे। जब उन्होंने बहते पानी की तरह लगातार परोसे जा रहे विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को देखा और हवा में तैरती विभिन्न मोहक सुगंधों को सूंघा तो उनका मन तुरंत प्रसन्न हो गया। दक्षिणी बर्बरीक पाताल क्षेत्र में, जो एक बंजर भूमि की तरह उजाड़ था और हवा तथा रेत के कारण आकाश में फैली धुंध की परतों से ढका हुआ था, आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ऐसे शानदार भोज का आनंद लेना निस्संदेह एक ऐसी चीज थी जो किसी को भी अत्यंत प्रसन्न कर सकती थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किंगशी इतनी अच्छी तरह से तैयारी करेगा, और यहाँ तक कि स्क्रीन, टेबल और कुर्सियां भी पर्याप्त रूप से तैयार की गई हैं। यहाँ बैठने पर हवा और रेत की सीटी की आवाजें नहीं सुनाई देती, उदास और धुंधला दृश्य नहीं दिखता, आंखें और नाक आनंद और संगीत की मधुर ध्वनियों से भर जाती हैं। सचमुच जीवन का आनंद लेना जानना। डुआनमुजे ने नक्काशीदार जैद से बने छोटे शराब के प्याले को उठाया और एक ही घूंट में प्याला खाली कर दिया। फिर उसने संतुष्टि भरी आह भरी। मजा। डू किंगशी हतप्रभ रह गई और उसकी आंखों की गहराई से दुख की एक लकीर उभर आई। खाना खाओ, खाना खाओ, आप सब लोग क्यों बातें कर रहे हैं? ओह, ये फ्लॉस कैंडिड ड्रैगन केला बहुत स्वादिष्ट है। सोंगलिन एक भूखे भूत के पुनर्जन्म की तरह था। उसके हाथ काम करने लगे और उसके चॉपस्टिक्स बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर रहे थे जब वह अपना खाना निगल रहा था। चेंगशी ने पर्दा खोला और अंदर चला गया। फिर उसने ताज़ा और सुगंधित ट्रेजर फ्रूट सूप का एक बर्तन रखा और फिर मुड़कर चला गया। तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? डू किंगशी ने अपना सिर उठाया और पूछा।
मैं थोड़ा मांस भून रहा हूँ, पहले तुम सब खा लो, चेंशी ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। वह डुआन मुजे के साथ एक ही मेज पर बैठना नहीं चाहता था। किंगशी, उसे बाहर रहना पसंद है, इसके अलावा उसके जैसे नौकर के लिए हमारे साथ खाना खाने की कोई वजह नहीं है। डुआन मुजे ने जल्दी से हस्तक्षेप किया जब उसने देखा कि डू किंगशी अभी भी कुछ कहना चाह रही थी। डू किंगशी ने ठंडे स्वर में कहा, वह एक स्पिरिट शेफ है, हमारे बीच रोजगार संबंध है। डुआन मुजे ने तिरस्कार से अपने होठों को सिकोड़ा, फिर उदासीनता से कहा, ओह क्या यह ऐसा है? चेंशी के पास डू किंगशी के 3 लोगों के समूह के शानदार जीवन से ईर्ष्या करने का समय नहीं था। वह बहुत दूर बजरी से ढके एक क्षेत्र में बैठ गया और एक रोहिरन के भुने हुए पिछले पैर को बड़े चाव से खा रहा था। अपना पेट भरने के बाद चेंशी दूरी पर धुंध की परतों से ढके उस क्षेत्र की ओर दौड़ा। वह हानिकारक मोती इकट्ठा करना चाहता था। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के रास्ते में उसने पहले ही लगभग 3000 मोती एकत्र कर लिए थे, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। जीयू के अनुसार पुनर्जन्म चक्र को संघनित करने के लिए उसे कम से कम 10,000 बेलेफुल मोतियों से नेथेरिज्म बेलेफुल क्यूई निकालने की आवश्यकता होगी। 10,000 घातक मोतियों का अर्थ यह भी था कि उसे 10,000 घातक जानवरों को भी मारना होगा, और यह एक ऐसी संख्या थी जो किसी को भी यह महसूस कराती थी कि यह निराशाजनक है। लेकिन चेंशी ने इस बार बड़ी कठिनाई से दक्षिणी बर्बरीक नीदर क्षेत्र में प्रवेश किया था। वह पर्याप्त नीदरजिम बेलेफुल क्यूई इकट्ठा किए बिना कैसे छोड़ने को तैयार होगा? हालांकि जब चेंशी 1.5 किलोमीटर भी नहीं चली थी तो दूर धुंध की परतों के भीतर से अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। जल्दी से भागो, एक खतरनाक जानवरों का झुंड आ रहा है। आवाज में असीम भय प्रकट हो रहा था और कुछ ही देर में अनेक किसान घबराहट में दूर धुंध से बाहर निकल आए। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे, और वे अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। घातक जानवरों का झुंड, क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों पर कोई हमला हुआ हो? चेंशी ने हिलना बंद कर दिया और उसकी दुर्जय आत्मा की धारणा शक्ति फैल गई। जल्दी से भागो, एक खतरनाक जानवरों का झुंड आ रहा है। तीखी चीखों की लहरों के बीच वे लोग पहले ही करीब आ चुके थे, लेकिन अचानक एक अपेक्षित घटना घट गई। जब आगे चल रहा मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी चेंशी के पास से गुजरने वाला था तो उसने अचानक अपनी कमर मोड़ी और अपनी उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और चेंशी की गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उन्होंने ये देखा तो अन्य लोगों के चेहरे पर दयनीय भाव आ गए और वे चेंशी को घेरने के लिए आगे बढ़े। ये कोई दयनीय लोग नहीं थे जो एक खतरनाक जानवरों के झुंड के हमले से पीड़ित होकर दयनीय स्थिति में भाग रहे थे। ये स्पष्ट रूप से चालाक और धूर्त डाकुओं का गिरोह था। चेंशी वहीं पर स्थिर खड़ा रहा और ऐसा लग रहा था जैसे अचानक घटी घटनाओं से वह सदमे में आ गया हो। यह दृश्य देखकर अधेड़ व्यक्ति के रक्त से लथपथ चेहरे पर एक क्रूर और आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। कितना मूर्ख छोटा मोटा भेय है, पहली नजर में तो वह नवजात लगता है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिस समय मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी की आंखें चेंशी की आंखों से मिली जो बर्फ की तरह शांत थी, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ से एक अकथनीय भय उभरकर उसके पूरे शरीर को तेजी से ढक रहा था। उस अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी का नाम लियागू था और वह पाइन मिस्ट सिटी में डाकुओं के एक गिरोह का कुख्यात नेता था। उनकी साधना अभी जनजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था पर ही थी, लेकिन अपनी चतुराई और सतर्क स्वभाव पर भरोसा करते हुए वे आज तक हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहे और उन्होंने अत्यंत आरामदायक जीवन व्यतीत किया। इसकी मुख्य बात यह थी कि उसने कभी भी किसी प्रसिद्ध संप्रदाय या महान कुल के किसी शिष्य को अपमानित नहीं किया था, तथा उसने केवल समाज के निचले स्तर पर स्थित उन स्वतंत्र साधकों को लूटा और मारा था जिनके पास कोई प्रतिष्ठा या पद नहीं था। 3 साल पहले लियागू ने दक्षिणी बर्बरीक नैद डोमेन परीक्षणों में भाग लिया था और वह इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि इस स्थान पर, जहां खूनी पर्वत और धूल भरे दुष्वप्न क्षेत्र जुड़े हुए थे, वह सामान्य रूप से अत्यंत उदार रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम होगा जब वह अपने समूह को छिपाने और छापे मारने के लिए धुंध की परतों का उपयोग करेगा। उसे हानिकारक मोती प्राप्त करने के लिए हानिकारक जानवरों का शिकार करने हेतु शारीरिक और मानसिक प्रयास बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक वह थोड़ा सावधान रहेगा, लियांगहू को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि जब वह यहाँ छापा मारेगा तो उसकी पहचान लीक हो जाएगी। यदि उन संप्रदायों के अनुयायी मर भी जाएं, तो भी उनके संप्रदाय के लोग यही सोचेंगे कि वे दुष्ट जानवरों के विषजंतों के कारण मरे हैं और उस पर कोई संदेह नहीं करेंगे। अपने दिल में ऐसे विचारों के साथ लियांगहू ने इस बार दक्षिणी बर्बरीक नैद डोमेन परीक्षणों में भाग लेने के लिए 10 से अधिक जनजात क्षेत्र के अधीनस्थों को लाया था ताकि वे अनियंत्रित छापे मार सकें। वास्तविकता वास्तव में वैसी ही थी जैसा लियांगहू ने सोचा था। मात्र कुछ ही घंटों में उसने अकेले यात्रा कर रहे दर्जनों साधकों को लूट लिया और मार डाला तथा बड़ी संख्या में हानिकारक मोती प्राप्त कर लिए। फिर भी लियांगहू अपनी जीत से अंधा नहीं हुआ और उसने अभी भी सावधानीपूर्वक उन साधकों का चयन किया जो अकेले यात्रा करते थे और उन्हें अपने हमलों का लक्ष्य बनाया। हालांकि इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि जो लोग अकेले यात्रा करते हैं वे हमेशा कमजोर नहीं होते हैं और एक युवा दिखने वाला युवक हमेशा उसकी दया पर निर्भर नहीं हो सकता है। ठीक वैसा चेंशी जो उससे पहले थे, उसके हमला करने के बाद से अभी एक पल ही बीता था कि उसने चेंशी की आंखों से निकलती हुई शांत हत्या की मंशा को देखा। हालांकि इस पल में लियांगहू को अत्यधिक खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना पैर जमीन पर जोर से पटका, फिर उस पैर के प्रहार से उत्पन्न प्रतिकर्षण बल का प्रयोग करके अपने शरीर को घुमाया और तेजी से एक और छलांग लगा दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वोश पतली हवा से एक तलवार की तरह चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई और बिजली की तरह अकल्पनीय गति से बाहर निकली। लियांगहू का शरीर अभी भी हवा में था जब अचानक उसके पेट के दाहिनी ओर एक तलवार का छेद दिखाई दिया और सीधे उसकी पीठ से होकर गुजर गया, जिससे गाढ़ा खून अचानक बाहर निकल आया। वह मध्य हवा में था जब उसके पेट के दाहिनी ओर अचानक एक तलवार का छेद दिखाई दिया और सीधे उसकी पीठ के आर पार हो गया, जिससे गाढ़ा खून अचानक बाहर निकल आया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं 8 साल पहले ही जनजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था प्राप्त कर चुका था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक भी प्रहार को रोकने में असमर्थ हूँ? लियांगहू जमीन पर गिर पड़ा और अपना सिर नीचे करके अपने दाहिने पेट पर लगी चोट को देखने लगा जिससे खून बह रहा था और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया।
फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मालिक, बॉस घायल हो गया है। ये कैसे संभव हो सकता है? लियांग हू के अधीनस्थ तब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस का हमला विफल हो गया और इसके बजाय उनके दुश्मन की तलवार ने उन्हें छेद दिया, और अब वे अपने सदमे से जागे और आश्चर्य से चिल्ला उठे। लियांग हू उनका नेता था और जनजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था में एक साधना पहले से ही दक्षिणी बर्बरी गधोलोक में शीर्ष स्थान पर थी, लेकिन वह एक ही चाल में घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। ये तो अकल्पनीय बात थी। तुरंत ही अपनी तलवार की नोक पर खूनी जीवन जीने वाले इन डाकुओं की नजरों में तलवार थामे खड़ा वह युवक एक छोटे मोटे भीड़ से एक कठोर हृदय वाले विशेषज्ञ में परिवर्तित हो गया, और इससे उनके दिलों में भय के कारण धड़कने लगी। वास्तव में चेंशी की वर्तमान साधना के साथ यदि वह वास्तव में लियांग हू से युद्ध करता तो वह एक ही चाल में लियांग हू को गंभीर रूप से घायल करने की गारंटी नहीं दे सकता था। इस बार वह इसे इतनी आसानी से प्राप्त कर पाए, इसका एकमात्र कारण उनकी दुर्जेय धारणा शक्ति थी। सुबह सुबह जब उसने लियांग हू के समूह की चीखें सुनी तो उसने अपने अनुभूति बल का प्रयोग करके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसकी अनुभूति शक्ति, जो कि एक वायलेट पैलेस क्षेत्र साधक के समान थी, 50 किलोमीटर के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से खोज करने में सक्षम थी, और उसे किसी भी खतरनाक जानवर के झुंड की छाया तक नहीं मिली थी। वह लियांग हू के जाल में कैसे फंस सकता है? जबकि लियांग हू इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था और उसने चेंशी को एक अनुभवहीन युवक समझा। अपनी लापरवाही और कम सतर्कता के कारण वह चेंशी द्वारा एक ही बार में स्वाभाविक रूप से घायल हो गया, क्योंकि चेंशी को पहले से ही मामले की जानकारी थी। कदम कदम कदम, स्थिर और लयबद्ध कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और चेंशी के चेहरे पर बर्फीली ठंडक थी। वह हाथ में तलवार थामे हत्या के इरादे से भरे दिल के साथ आगे बढ़ रहा था। उन डाकुओं के प्रति उनकी जरा सी भी अनुकूल धारणा नहीं थी जो लूटपाट करते थे और लोगों की हत्या करते थे। यदि उसकी दुर्जेय अनुभूति शक्ति ने यह नहीं देखा होता कि कुछ ठीक नहीं है, तो वह लगभग उनके जाल में फंस जाता और मौके पर ही अपनी जान गंवा देता। इस समय वह इन लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? लियांग हू ने हिंसक दर्द को सहन करते हुए जमीन से ऊपर रेंगते हुए जोर से चिल्लाया, भाइयों, हमला करो। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक ही व्यक्ति है। उसे मार डालो और उसके पास जो भी खतरनाक मोदी है वे सब हमारे हो जाएंगे। बॉस सही कह रहे हैं, वह तो एक ही व्यक्ति है, हमें किस बात का डर है? सही, इस बच्चे के पास बहुत सारे हानिकारक मोदी हो सकते हैं। मारना। डाकुओं की क्रूरता सफलतापूर्वक जागृत हो गई और चेंशी को घेरते समय उन सभी की निगाहें पागलपन से भरी हुई थीं। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चेंशी हमेशा की तरह भावनाहीन थी। पिछले 3 महीनों से हर रात दक्षिणी बर्बर पहाड़ी जंगलों में कष्टपूर्वक खेती करते हुए अनेक जनजात लोगों के राक्षसों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते हुए वह ये भूल चुका था कि उसे कितनी चोटें लगी थीं और उसने कितना ताज़ा खून बहाया था। चेंशी ने नरसंहार और रक्तपात के माध्यम से जो जीवंत युद्ध अनुभव प्राप्त किया था, उसने चेंशी को युद्ध की स्थिति में ला दिया था उसी क्षण जब उसने युद्ध में उतरने का निर्णय लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट, देरी या बकवास के उसकी सारी एकाग्रता उस वध पर केंद्रित थी जो निकट आ रहा था, और उसका मन शांत था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मरना। चेंशी की कलाई फुर्ती से घूम गई जब उसने स्वर्गीय ड्रैगन के 8 चरणों का उपयोग करते हुए कदम रखा और उसके हाथ में एज्योर बोल तलवार असंख्य तलवार की आकृतियों में बदल गई जो एक तेज बौछार की तरह थी, और यह एक तूफान की तरह तेजी से और भयंकर रूप से बरस रही थी। डाकुओं ने भयभीत होकर देखा कि उनकी दृष्टि के क्षेत्र में असंख्य तलवारों की आकृतियां तीखे ब्लेडों से बने एक बड़े जाल की तरह थीं, जो क्षण भर में उनके सामने आ गईं, जिससे वे बच नहीं सके। पू पू पू, हवा में गाढ़े खून की एक धार लावा की तरह फूट रही थी, जो जहां भी वह गुजरता था वहां से हिंसक रूप से बाहर निकलती थी। पिछले 3 महीनों के दौरान परिश्रमी और कठोर प्रशिक्षण के कारण चेंशी की अराजक पवन विभाजन तलवार तकनीक ने बहुत पहले ही उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली थी। उसकी तलवार तकनीक की गहनता के संदर्भ में ये एक वायलेट पैलेस रियल साधक के बराबर थी, और यह ऐसी चीज से बहुत दूर थी जिसकी तुलना इन बेकार डाकुओं से की जा सके। जब चेंशी ने प्रतिदिन लिखी जाने वाली आत्मचिंतन डायरी में अपनी लड़ाकू शक्ति का आकलन किया था, तो उसने स्वयं को वायलेट पैलेस क्षेत्र में अजेय बताया था। यहाँ तक कि मैनर की आत्मा जीयू, जो लगभग 10 लाख वर्षों से जीवित थी और जिसकी नज़र अति आलोचनात्मक थी, ने भी इस बारे में कोई संदेह नहीं जताया। इस प्रकार ये देखा जा सकता था कि चेंशी की युद्ध शक्ति किस हद तक परिवर्तित हो गई थी। खांसी खांसी। उसके सामने खड़े 6 डाकुओं की पुतलियां अचानक फैल गई और उनके चेहरे पर कठोरता और क्रूरता थी। उनके गले में खून से लथपथ छेद कर दिया गया और जमीन पर गिरने से पहले उन्होंने कर्कश और भयावह तीखी चीख निकाली। यहाँ तक कि मृत्यु तक भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेंशी की तलवार की तकनीक वास्तव में इतनी तीव्र होगी, इतनी तीव्र कि जब वे जमीन पर बेजान होकर गिर पड़े तो उन्होंने हमला भी नहीं किया था। शेष 5 डाकुओं के हथियार हवा में ही जम गए और वे अपने साथियों को भूलते रहे जिनकी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। एक अस्पष्टीकृत बड़ा भय, जो ऐसा महसूस होता था जैसे 2 आकारहीन हाथ उनका गला घोट रहे हों, उनके पूरे शरीर में फैल गया और वे वास्तव में सांस लेना भूल गए। यद्यपि वे डाकू थे, फिर भी उनमें से सभी के पास जनजात क्षेत्र में साधना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी भी दक्षिणी बर्बर निचले क्षेत्र में किसी क्रूर व्यक्ति का सामना नहीं किया था जिसे संभालना मुश्किल था, लेकिन वे आमतौर पर अपनी संख्या पर भरोसा करके अंतिम जीत हासिल करने में सक्षम थे। हालांकि इस समय जब उनका सामना चेंशी से हुआ, जिसके माथे पर हत्या की मंशा थी, तभी उन्हें ध्यान आया कि 2 जनजात क्षेत्र साधकों के बीच वास्तव में इतना बड़ा अंतर मौजूद था। मृत। पलक झपकते ही हमारे 6 जनजात साथी मर गए। जैसे ही उन्होंने चेंशी को देखा, जो एक शैतान की तरह था, उनकी लड़ाकू भावना हिमस्खलन की तरह गिर गई और 5 डाकुओं ने भागने की इच्छा से पहले भय से तीव्र चीख निकाली। वोश वोश वोश। एचबोल तलवार फड़फड़ाती धुंध की तरह थी, जिसकी धुंधली तलवार की रोशनी से एक तीखी चीख निकली और यह आसानी से 5 डाकुओं की पीठ में घुस गई, जिससे जहां भी यह गुजरी वहां खून बहने लगा।
पिछले 3 महीनों में उन क्रूर और चालाक जनजात लोग के महान राक्षसों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने के दौरान चेंशी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने का मौका मिला था। दुश्मनों से निपटने में थोड़ा भी पीछे न हटना और अपने दुश्मनों को जितनी जल्दी हो सके मार डालना हमेशा सबसे सुरक्षित तरीका था। उसने पीछे नहीं हटना चाहा। उसकी नज़र में ये अत्यंत हिंसक और दुष्ट डाकू जानवरों का एक समूह थे और उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं किया जा सकता था। लियांग हु बहुत पहले ही उन सभी बातों से उलझन में था जो उसके सामने घटित हुई थी, और जब उसने चेंशी को एजुरबोल तलवार पकड़े देखा जिसमें से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी और वह उसके पास गया तो उसके पैर कांपने लगे और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। फिर उसने एक अत्यंत भयभीत चीख निकाली, मैं सारे खराब मोती सौंप दूंगा, कृपया मुझे मत मारो युवा हीरो। चेंशी पूरी तरह से उदासीन रहा और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी और उदासीन थी। मैं तुमसे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जब लियांग हु ने देखा कि चेंशी इतनी दृढ़ थी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी आसन मृत्यु के भय से उत्तेजित होकर वह अचानक उछला और उसके हाथ में एक काला खंजर प्रकट हुआ। फिर वह आगे बढ़ा और चेंशी के दांतें की ओर अपने खंजर को भयंकर रूप से घोंप दिया। वूश, एक तलवार की रोशनी निकली और लियांग हु का सिर उसके शरीर से अलग होकर हवा में ऊंचा उड़ गया। उसकी कटी हुई गर्दन से खून की एक धार बह निकली जो एक बच्चे की बांह जितनी मोटी थी और पूरी जमीन पर फैल गई। इस बिंदु तक लियांग हु के डाकुओं के समूह को मौके पर ही मार दिया गया था। अगर कोई ये दृश्य देखे तो वह निश्चित रूप से चेंशी की क्रूरता और निर्णायकता से चौंक जाएगा। वास्तव में उनके पास 10,000 से अधिक खराब मोती हैं। इन लोगों ने संभवतः यहाँ कई किसानों को लूटा और उनकी हत्या की है। सचमुच एक जघन्य अपराध, वे मौत के लायक थे। चेंशी को लियांग हु की लाश से 100 खजाने वाला थैला मिला और उसने उसका संक्षिप्त मूल्यांकन किया। एक ओर जहां वह अपने भीतर बड़ी संख्या में मौजूद घातक मोतियों को देखकर आश्चर्यचकित था, वहीं दूसरी ओर पाप से भरे इन डाकुओं से उसका हृदय और भी अधिक घृणा से भर गया। दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक में चाहे किसी व्यक्ति की साधना कैसी भी हो, उनकी शक्ति निश्चित रूप से जनजात क्षेत्र की पूर्णता अवस्था तक ही सीमित रहेगी। मैं मानता हूं कि सू जियाओ और ली हुआई भी एक जैसे हैं, लेकिन वे दोनों ही वायलेट पैलेस दायरे के साधक हैं और महान कुलों के मुख्य शिष्य भी हैं। संभवतः उनके पास अनेक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते होंगे। अगर मेरा इन दो लोगों से सामना हो तो मुझे आश्चर्य है कि विजेता कौन होगा। अपने भंडारण अंगूठी में प्राप्त सभी हानिकारक मोतियों को फेंकने के बाद चेंशी ने अपना सिर हिलाने से पहले एक क्षण तक चुपचाप सोचा, फिर मुड़कर चला गया। जब वे अपने शिविर स्थल पर वापस लौटे तो डू किंगशी के 3 लोगों के समूह ने अभी अभी खाना समाप्त किया था। जब उन्होंने चेंशी को वापस आते देखा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसने अभी अभी एक खूनी लड़ाई का अनुभव किया है, और उन्होंने प्रस्थान करने से पहले उसका अभिवादन किया। चेंशी ने स्वाभाविक रूप से जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वह उनके पीछे पीछे चला। कुछ देर चलने के बाद एक अगरबत्ती जलाई तो आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। मूलतः धूसर रंग का आकाश अचानक गहरे लाल रंग में बदल गया और एक दमनकारी और चिड़चिड़े वातावरण के साथ जलती हुई गर्म हवा की धारा उनके चेहरे पर आने लगी। अब यहाँ धुंध की कोई परत नहीं थी और उनकी दृष्टि का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। चेंशी दूर दूर तक फैले पहाड़ों को देख पा रहा था जो आसमान में ऊंचे उठे हुए थे, और विशाल चट्टानें जो विचित्र आकार की थीं तथा जीवन से रहित जमीन पर रेत अभी भी लहरा रही थी। दूर से भयावह दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, और जब वे गहरे लाल आकाश के साथ मिल रही थीं तो इससे अत्यंत घुटन महसूस हो रही थी। अब से हम ब्लडी माउंटेन में प्रवेश करेंगे। असली खतरा और नरसंहार शुरू होने वाला है। सब लोग सावधान रहें। बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। डू किंगशी ने दूर से सब कुछ देखा जो रक्त के रंग की दुनिया की तरह था और उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता से भरी हुई थी।